हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अगस्त सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि 13 से 23 अगस्त के बीच में इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम एक स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उसमें आपको 50% ऑफ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, चाहे वो रीजनिंग के हों, क्वांट के हों, जनरल अवेयरनेस के हों या फिर बैंकिंग अवेयरनेस के हों, सब पर 50% ऑफ आपको मिल जाएगा इस टाइम पीरियड के लिए, 13 से 23 अगस्त तक के लिए। कोर्सेज की बात करूं तो ये एक हमारा जनरल अवेयरनेस का कोर्स है करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और बैंकिंग करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो इस कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं, 50% ऑफ मिल जाएगा। साथ ही एक कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स हमारा चल रहा है जिसका नाम है विजेता बैच। तो इसमें भी आपको 50% ऑफ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एसएससी और रेलवेज में पूछे जाते हैं, वो इस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जल्दी से आप इस ऑफ़र को जो है अवेल कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who among the following was recently awarded the Order of Fiji? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू। आपको जानना चाहिए भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इन्हें फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है और ये अवार्ड इन्हें कन्फर किया गया फिजी के प्रेसिडेंट रातू विलियम मेविली कैटोनिवर के द्वारा। आपको जानना चाहिए कि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, ये 3 दिन की स्टेट विजिट पर हैं फिजी में और इस तरह से ये फर्स्ट इंडियन हेड ऑफ स्टेट बन गई हैं जो इस साउथ पैसिफिक नेशन को विजिट की हैं। आपको बता दें 3 देशों की यात्रा पर हैं प्रेसिडेंट, एक तो फिजी, सेकंड न्यूजीलैंड एंड थर्ड तिमोर लेस्ते। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि हाल ही में इंडियन प्रेसिडेंट किन 3 देशों की यात्रा पर थी। Who took over the additional charge of Director General of the Border Security Force (BSF)? सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है दलजीत सिंह चौधरी। आपको जानना चाहिए कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं नितिन अग्रवाल, इन्हें वापस इनके स्टेट कैडर में भेज दिया गया है और दिलीप सिंह चौधरी जो कि डायरेक्टर जनरल हैं सशस्त्र सीमा बल SSB के, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल का। अग्रवाल और जो इनके डिप्टी रहे स्पेशल डीजी वेस्ट YB खुरानिया, इन दोनों को ही इमीडिएट इफेक्ट से इनके रेस्पेक्टिव स्टेट कैडर में भेज दिया गया है। आपको बता दें जो BSF है ये 2290 किलोमीटर की जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में, इसको गार्ड करती है। Who will be the flag bearer for India at the closing ceremony of the Paris Olympics 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मनु भाकर। आपको जानना चाहिए भारत की 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट एंड स्टार शूटर मनु भाकर, ये फ्लैग बियर होंगी जो क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली है पेरिस ओलंपिक 2024 उसमें। भाकर आपको बता दें फर्स्ट एथलीट बन गई हैं माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट एथलीट बन गई हैं इंडियन कंटिंजेंट से इंडिपेंडेंस के बाद जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं किसी ओलंपिक के सिंगल एडिशन में। इससे पहले साल 1900 की बात है या 1900 ओलंपिक्स आप कह सकते हैं, जब नॉर्मन पिचार्ड इन्होंने 2 मेडल जीते थे भारत को रिप्रेजेंट करते हुए। अच्छा, साथ ही जो मनु भाकर हैं ये उस लिस्ट में भी शामिल हो गई हैं जहाँ पर किसी भारतीय ने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक में। तो PV सिंधु भी जीत चुकी हैं सिल्वर रियो ओलंपिक 2016 में, ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं टोक्यो 2020 में। वहीं सुशील कुमार रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीत चुके हैं 2008 बीजे ओलंपिक्स में और सिल्वर मेडल जीत चुके हैं 2012 लंदन ओलंपिक्स में। विच एथलीट वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 100 मीटर फाइनल एट द पेरिस ओलंपिक्स? पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन भी है नो लाइल्स। देखिए USA के नोआ लाइल्स, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 100 मीटर फाइनल में पेरिस ओलंपिक्स में। आपको बता दें इन्होंने जो टाइम लिया 100 मीटर स्प्रिंट के लिए
वो 9.784 सेकंड्स का था। वहीं इनके बाद जो दूसरे नंबर पर रहे वो थे जमैका के किशन थॉमसन, ये 9.789 सेकंड इन्होंने लिया है। तीसरे नंबर पर यूएसए के फ्रेड केरली रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बता दूं कि हमने बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स लॉन्च कर दिया है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, और फिलहाल आपको फर्स्ट लेक्चर की पीडीएफ वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। वो एक तरह का आपके लिए डेमो है। बाकी वीडियोस 1-2 दिन से स्टार्ट हो जाएंगे आने। 9 लेक्चर्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, लगभग 25 या 22 लेक्चर्स उसमें होने वाले हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस रहेगी और इंश्योरेंस के भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो उसमें इंक्लूड रहेंगे। और आरआरबी पीओ से काफ़ी पहले बैच कंप्लीट हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगस्त लास्ट तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये जो बैच है कंप्लीट हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं जिस तरह का करंट अफेयर कंटेंट मैं आपके लिए बना कर देता हूँ, उसी तरह का बैंकिंग अवेयरनेस का कंटेंट ये बना हुआ है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस की जो फर्स्ट लेक्चर की पीडीएफ है उसको ज़रूर देखिएगा आप। इतनी बेहतरीन पीडीएफ बनी हुई है कि आपको देखकर बिल्कुल बोरियत नहीं आएगी और पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। बाकी आप इसके फीचर देख सकते हैं, क्या क्या कोर्स हाईलाइट्स हैं। तो एक बार पीडीएफ जरूर पढ़िएगा। और अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बैंकिंग अवेयरनेस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपको ये बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स ट्राई करना चाहिए, ठीक है। बाकी जब फर्स्ट लेक्चर अपलोड होगा, एक लेक्चर यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा वीडियो फॉर्मेट में, तो उसको भी आप देख लेना। फिलहाल पीडीएफ अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर आपके डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इस कोर्स से संबंधित। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीग एम्बेसडर ऑफ द SA20 लीग। SA20 लीग के लीग एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, दिनेश कार्तिक है। आपको जाना चाहिए फॉर्मर इंडिया विकेट कीपर बैटर दिनेश कार्तिक, इन्हें लीग एम्बेसडर नियुक्त किया गया है साउथ अफ्रीका 20 लीग के लिए। आप सभी जानते हैं इस साल की शुरुआत में इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था और इस तरह से ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन गए हैं जो कि किसी साउथ अफ्रीकन टूर्नामेंट में जुड़े हैं। तो इनके साथ AB डिविलियर्स जो कि साउथ अफ्रीकन बैट्समैन रहे हैं वो भी इनके साथ होंगे। और इनका फोकस रहेगा कि ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट करना इंडिया और यूनाइटेड किंगडम से। What was the fiscal deficit for the first quarter अप्रैल टू जून of fiscal year 25? फिजिकल 25 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून के लिए राजकोषीय घाटा कितना था? सही आंसर ऑप्शन डी है 1.36 ट्रिलियन रुपीज़। आपको जानना चाहिए जो फिजिकल डेफिसिट रही है इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि अप्रैल से जून में, ये 1.36 ट्रिलियन रुपीज़ रही है, या फिर 16.25 बिलियन US डॉलर आप कह सकते हैं, या फिर होल ईयर का जो हमारा टारगेट है उसका 8.1% रही है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? जितना आपने कमाया और जितना आपने खर्च किया उनका अंतर। नेट टैक्स रिसीट अप्रैल से जून के बीच में 5.5 ट्रिलियन रुपीज़ की रही है, या फिर 21% ऑफ एनुअल टारगेट। और सेम पीरियड में लास्ट ईयर ये 4.34 ट्रिलियन रुपीज़ की रही थी। ये पूछी जाती है एग्जाम में फिजिकल डेफिसिट। टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहा है इस पीरियड में 9.7 ट्रिलियन रुपीज़ का, या आप कह सकते हैं 20.4% ऑफ द एनुअल गोल। आपको बता दें भारत फाइनेंशियल 2026 से फिजिकल डेफिसिट वगैरह जारी करना बंद कर देगा और फिजिकल पॉलिसी के लिए जो गवर्नमेंट का डेट टू GDP रेशो है इसको अपना बेस बनाएगा। विच कंपनी हैज़ HDFC सिक्योरिटीज पार्टनर विद टू ऑफर एक्सेस टू ग्लोबल इन्वेस्टिंग फॉर इंडियंस एंड NRIs। भारतीयों और NRI को वैश्विक निवेश पहुंच प्रदान करने के लिए HDFC सिक्योरिटीज़ ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है वेस्टेड फाइनेंस। आपको जाना चाहिए HDFC सिक्योरिटीज़ और एक वेस्टेड फाइनेंस जो कि US बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, इन्होंने इंडियंस एंड NRIs के लिए इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपको बता दें इसका नाम है ग्लोबल इन्वेस्टिंग 2.0, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको मौका दिया जाएगा, जो इंडियंस से NRIs हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। किस देश ने पेरिस ओलंपिक के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया है? विच कंट्री रिलीज्ड कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प्स फॉर द पेरिस ओलंपिक्स? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जाना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ज्योतिरादित्य M सिंधिया और यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मानसुख मांडविया, इन्होंने कॉमेमोरेटिव
पोस्टेज स्टाम्प्स जारी किए हैं जो 33वां पेरिस ओलंपिक्स चल रहा है इसके लिए, और इनको जारी किया गया रंग भवन ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली में। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस कमांड इन साउथ कोरिया? हाल ही में कौन सा देश दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हो गया? सही आंसर ऑप्शन डी है जर्मनी। आपको जानना चाहिए जर्मनी ने यूएस नेतृत्व वाले यूनाइटेड नेशंस कमांड को ज्वाइन किया है साउथ कोरिया में। इस तरह से 18th नेशन बन गया है जिसने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। तो जो नॉर्थ कोरिया के साथ बॉर्डर है साउथ कोरिया का, तो वहाँ पर ये कमांड स्थित रहती है और एक तरह से साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है इन द इवेंट ऑफ वार। 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन कमांड को, ताकि पीस रिस्टोर किया जा सके दोनों ही देशों के बीच में, और एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश किया जा सके नॉर्थ कोरिया के साथ। तो इसे यूएस मिलिट्री कमांडर द्वारा लीड किया जाता है साउथ कोरिया में, हालांकि यूनाइटेड नेशंस से एफिलिएटेड नहीं है। विच अकेडमी कोलैबोरेटेड विद द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI टू सेट अप द नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी इन मुंबई? मुंबई में राष्ट्रीय बास्केटबॉल एकेडमी की स्थापना के लिए किस अकादमी ने बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है कॉर्वस अमेरिकन एकेडमी। आपको जानना चाहिए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी सेटअप की है मुंबई में कॉर्वस अमेरिकन एकेडमी के साथ मिलकर। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण फैक्ट ये जानना चाहिए कि BSI का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, और इन BSI जो है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI, इसका निकनेम है इंडियन केजर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं SSC बैंकिंग एग्जाम में निकनेम से संबंधित, तो याद रखिएगा इंडियन केजर्स बोलते हैं। और आधव अर्जुना BFI के प्रेसिडेंट हैं। विच एजेंसी हैज़ पार्टनर विद C2 ट्रेड्स एंड अर्गो कैपिटल टू फैसिलिटेट लोन्स टू द MSME सेक्टर? किस एजेंसी ने MSME क्षेत्र को ऋण की सुविधा के लिए C2 ट्रेड्स और अर्गो कैपिटल के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है सिडबी। आपको जानना चाहिए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी ने C2 ट्रेड्स और अर्गो कैपिटल के साथ पार्टनरशिप की है ताकि MSME सेक्टर को लोन दिया जा सके। जो ये C2 ट्रेड्स है ये MSME को लोन प्रोवाइड कराता है 24 घंटे के अंदर अंदर अप्लाइंग प्रोसेस के बाद। और जो C2 ट्रेड है ये ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम इनिशिएटिव के तहत कार्य करता है। अच्छा, ये आप कई बार देखते होंगे ट्रेड इनिशिएटिव, तो अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं ये इस तरह से कार्य करता है। मान लीजिए कोई एक छोटी कंपनी है X, उसने किसी बड़ी कंपनी को कंपोनेंट सप्लाई किए, तो 1 लाख रुपए का बिल आया, तो उसने X कंपनी ने क्या किया, जो छोटी कंपनी है उसने बिल डाल दिया इस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर कि भाई ये इनवॉइस है, 1 लाख रुपए का बिल है और आपको 90 दिन के अंदर देना है या फिर 100 दिन के अंदर देना है। तो अब कोई बैंक ये कर सकता है कि X जो छोटी कंपनी है उसको कह सकता है कि हम तुम्हें 95,000 दे रहे हैं, ठीक है, तुरंत ले लो हाथों हाथ, ठीक है। इससे क्या होगा, अब X के लिए क्या होगा, X कंपनी के लिए ये होगा कि एक तो उसको पैसे मिल जाएंगे, दूसरा उसके अंदर ये डर नहीं रहेगा कि जो Y बड़ी कंपनी थी उससे मेरा पैसा वापस मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो और बाद में क्या होगा, अब 95,000 रुपये दे दिए बैंक ने तुरंत हाथों हाथ X को, ठीक है, और X जो है अपना खुश, हालांकि 5,000 कम मिले, ठीक है। अब उसके पास ये दिक्कत नहीं है कि मुझे पैसे मिले या ना मिले क्योंकि बैंक ने दे दिए। अब बैंक ये पैसा किससे प्राप्त करेगा बाद में, पूरा 1 लाख रुपए जो वाई फर्म था उससे, ठीक है, जो बड़ी फर्म थी उससे। अब मान लीजिए अगर वाई नहीं देता है तो X का कोई रोल नहीं है, उससे अपने पैसे मिल चुके हैं, वो अपना खुश है। तो इस तरह से ट्रेड प्लेटफॉर्म काम करता है। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेज्ड $750 million थ्रू अ सीनियर अनसिक्योर्ड सिंडिकेटेड टर्म लोन फैसिलिटी? किस बैंक ने सीनियर अनसिक्योर्ड सिंडिकेटेड टर्म लोन सुविधा के माध्यम से $750 मिलियन जुटाए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए हमारे देश का जो लार्जेस्ट लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने $750 मिलियन जुटाए हैं सीनियर अनसिक्योर्ड सिंडिकेटेड टर्म लोन फैसिलिटी से, और इस फंड को ये लैंडिंग ऑपरेशन के लिए यूज़ करेगा, यानी कि लोन वगैरह देने के लिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा सीनियर अनसिक्योर्ड सिंडिकेटेड टर्म लोन फैसिलिटी है, ठीक है। सीनियर का मतलब क्या है, अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है, सिंडिकेटेड टर्म लोन का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अनसिक्योर्ड का मतलब तो यह है कि SBI ने कोई कोलेट्रल नहीं रखा था ये लोन लेने के लिए, ठीक है, पहली चीज़ खत्म। फिर है सिंडिकेटेड टर्म लोन। सिंडिकेटेड टर्म लोन का मतलब है कोई एक लेंडर नहीं है जिसने पैसे दिए हैं, कई सारे लेंडर्स ने मिलकर SBI को पैसे दिए, इसका मतलब होता है सिंडिकेटेड, ठीक है। जब कई सारे लेंडर्स मिलकर पैसे देते हैं उसको बोलते हैं सिंडिकेटेड। अब पहला है सीनियर।
सीनियर का मतलब मान लीजिए कि एसबीआई जो है बैंकरप्ट हो जाता है या फिर उसके पास पैसा नहीं रहता, तो जितना भी उसके पास असेट रहेगा सबसे पहले वो जो है इस पैसे को वापस करेगा, इस लोन को रीपे करेगा $750 मिलियन को, बाद की बाद में देखेगा और चीज़ों को। ठीक है, इसका मतलब होता है सीनियर। तो आई होप्स आप समझे होंगे सीनियर अनसिक्योर्ड सिंडिकेटेड टर्म लोन फैसिलिटी का मतलब क्या है। इसी तरह से मैंने आपको जो बैंकिंग कोर्स बनाया है उसमें भी सारी टर्म्स इस तरह समझाई हैं एग्जाम्पल के साथ। एक बार अगर आप समझ लेंगे उन टर्म को तो आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बैंक एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मेरा मानना ये है, देखिए मेंस में जाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता और बार बार नहीं मिलता। अगर आप मेंस में गए हैं तो आपको जितने भी अच्छे रिसोर्सेस हैं वो यूटिलाइज़ करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप को कोई कोर्स पसंद आ रहा है पर आप उसका प्राइस देख कर उसे नहीं ले रहे हैं, मेंस में आप फिर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपका 1 साल भी गया, चांस भी गया, अगली बार भरोसा नहीं मेंस दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, प्री क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वहीं आपने एक बारी को अमाउंट साइड में कर दी, कोर्स लिया, आपने पढ़ा अच्छे से, ठीक है, और आप मेंस में निकल गए, आपकी पूरी ज़िंदगी सेट है, तब तो आप अच्छे पैसे कमाएंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कोर्स लीजिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, इस बारे में सोचेगा कोई भी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो जस्ट बाय इट और पढ़िए उससे, अगर आपको पसंद आ रहा है, जेन्युइन है वो कंटेंट। ये नहीं कि दूसरों का सुन के आप खरीद रहे हैं कि ज़्यादातर लोग वहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, आप उसको देखिए। आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आपको पता है कि मैं ईमानदारी से आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और किस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए आगे ये भी देखिए कि एसबीआई के बोर्ड ने एक प्लान भी अप्रूव किया है कि $3 बिलियन का लॉन्ग टर्म फंड्स ये रेज करने वाले हैं फिस्कल 25 में। साथ ही आपको जानना चाहिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 811 करोड़ रुपए रेज किए हैं 10 ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू करने के माध्यम से 7.8% कूपन रेट पर। विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की? सही आंसर ऑप्शन सी झारखंड है। आपको जानना चाहिए हेमंत सोरेन गवर्नमेंट झारखंड की, इन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लॉन्च की, जिसके तहत जो भी एलिजिबल वुमेन है राज्य की उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। इस स्कीम का पहले नाम था झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। तो 1000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे 21 से 50 साल की महिलाओं को और जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है। तो डीबीटी के माध्यम से ये अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। हाउ मच हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड टू सपोर्ट द WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स? भारत सरकार ने अगले 10 वर्षों में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्रों को कितना समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है? सही आंसर ऑप्शन सी है $85 मिलियन की। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक डोनर एग्रीमेंट साइन किया है WHO हेडक्वार्टर्स जिनेवा में। इस एग्रीमेंट के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो $85 मिलियन की अमाउंट डोनेट करेगी 10 साल के अंदर 2022 से 2032 तक, ताकि जो WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है जामनगर गुजरात में, इसे सपोर्ट किया जा सके। द डोनर एग्रीमेंट रिकॉग्नाइजेज द establishment of the WHO Global Traditional Medicine Center as a key knowledge hub for evidence-based traditional complementary and integrative medicine (TCIM), aiming to advance the health and well-being of people and the planet. How much loan has India offered to Vietnam for building maritime security? समुद्री सुरक्षा के निर्माण के लिए भारत ने वियतनाम को कितना ऋण देने की पेशकश की है? सही आंसर ऑप्शन सी है $300 मिलियन। देखिए भारत ने $300 मिलियन की पेशकश की है वियतनाम को, ताकि ये अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को बिल्ड कर सके, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर हो सके। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फैम मिन चिन, इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है। आपको बता दें इस एग्रीमेंट के तहत एग्रीकल्चर रिसर्च, एजुकेशन, लीगल, रेडियो एंड टेलीविजन, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सब पर भी MOU साइन किए गए हैं भारत और वियतनाम के बीच में। वेयर वॉज द राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी भोपाल है। आपको जानना चाहिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल, इन्होंने विज्ञान भारती मध्य प्रदेश प्रोविंस, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल के साथ मिलकर राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 को आयोजित किया है। तो ये इस सम्मेलन का 4th एडिशन था।
विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट NFC कार्ड साउंड बॉक्स? किस कंपनी ने भारत का पहला NFC कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन है पेटीएम है। आपको जाना चाहिए 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट NFC कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है, जो कि एक 2-in-1 मोबाइल QR पेमेंट डिवाइस है। और NFC कार्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी और मोबाइल QR पेमेंट्स दोनों को कंबाइन करके ये साउंड बॉक्स लॉन्च किया गया है। तो जो पेटीएम NFC कार्ड साउंड बॉक्स है, इसके द्वारा जो कस्टमर्स हैं वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड को टैप करके पेमेंट कर सकते हैं या QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं इस सिंगल डिवाइस के माध्यम से। NFC कई बार आपने सुना होगा, NFC का मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो एक तरह की शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजीज होती है, खासकर कि 4 सेंटीमीटर या उससे कम की दूरी के लिए। Who has been appointed as the head of the interim government of Bangladesh? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मोहम्मद यूनुस। आपको जानना चाहिए नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जिन्हें बैंकर टू द पुअर के नाम से भी जाना जाता है, ये बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहे हैं, इसे लीड कर रहे हैं। आपको बता दें डिसीजन लिया गया है बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा। आप सभी जानते हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रिज़ाइन कर दिया है और देश छोड़कर चली गई हैं। यूनुस एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, बैंकर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था साल 2006 में ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए और माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस के कंसेप्ट को उजागर करने के लिए। शेख हसीना की अगर हम बात करें तो काफ़ी चर्चा में रही है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेना चाहिए। बांग्लादेशी पॉलिटिशियन है और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं जून 1996 से 2001 के बीच में और जनवरी 2009 से अगस्त 2024 के बीच में। बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की ये डॉटर हैं। आपको बता दें 20 साल तक ये सर्व कर चुकी हैं बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की हिस्ट्री में। हाल ही में बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा था, जो कोटा सिस्टम है गवर्नमेंट जॉब्स में, उसके अगेंस्ट, और उसी के चलते इन्हें देश छोड़ना पड़ा है। इन विच वेट कैटेगरी वॉज विनेश फोगाट कम्पीटिंग एट द पेरिस ओलंपिक्स? विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में किस भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही थी? अच्छा, मैं आपको बता दूं, आप में से कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें जानने की इच्छा रहती है कि आखिर ऐसी भी क्या कंडीशन हो गई कि इन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। एक प्रोटेस्ट तो चलते रहते हैं। एक्चुअली बात यह है कि जो जॉब कोटा प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पर, तो मेन बात तो उसमें यह है कि 300-400 बच्चे जो हैं वहाँ पर या प्रोटेस्टर जो हैं उनके ऊपर गोलियाँ चली, क्योंकि शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए थे, तो उससे लोगों में गुस्सा था। दूसरा, शेख हसीना ने बात कह दी थी कि जो ये प्रोटेस्टर हैं ये राजाकर्स हैं, ठीक है। तो राजाकर जो है ये एक ऐसी टर्म है जो उन लोगों के लिए बोली जाती है जो 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चला था उसमें पाकिस्तान की साइड थे, तो इससे हिंसा और भड़क गई, ठीक है। तो कभी कभी सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होती जितनी हमारे बोलने के कारण हो जाती है। अब इन लोगों ने अपने जो फाउंडिंग फादर हैं जिनकी वजह से बांग्लादेश बना, शेख मुजीबुर रहमान, इन्हीं का ही जो स्टैचू है उसको तोड़ दिया, ठीक है। तो प्रोटेस्टर जो है इतना भी दिमाग नहीं लगा पाए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, वह गुस्सा सही है। अच्छा, बांग्लादेश को जो पटरी पर लाया इकोनॉमी पर वो भी शेख हसीना है, लेकिन शेख हसीना ने थोड़ी बहुत तानाशाही भी की। जो अपोजिशन के लीडर हैं उन्हें भी जेल में डाला। इवन मोहम्मद यूनुस के ऊपर 100 से ऊपर के केस यहाँ पर चले, ठीक है। तो हर साइड के दो पहलू होते हैं, वही यहाँ पर दो पहलू हुए। बस शेख हसीना का जो निगेटिव था वो इन पर ज़्यादा भारी पड़ा। इन विच वेट कैटेगरी वॉज विनेश फोगाट कम्पीटिंग एट द पेरिस ओलंपिक्स? विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में किस भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 50 kg। देखिए, इंडियन रेसलर विनेश फोगाट ने रेसलिंग से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आप सभी जानते हैं पेरिस ओलंपिक्स फाइनल्स कि 50 kg कैटेगरी में ये डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। और जब फाइनल की जो मॉर्निंग थी, जिस दिन फाइनल हुआ था, उस दिन जब वेट किया गया तो 100 ग्राम्स मोर पाया गया, जो परमिसेबल लिमिट है उससे ज़्यादा। आपको बता दें क्यूबा की रेसलर यूस्माइलिस गुज़मैन लोपेज, जिन्हें विनेश ने सेमीफाइनल में हराया था, तो इन्होंने ही फाइनल में विनेश को रिप्लेस किया और फाइनल ये खेली अमेरिकन सारा एन
हिंडरब्रांड के अगेंस्ट। आपको बता दें जो हाइट ब्रांड है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। विनेश ने इतिहास रच दिया था, फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर बनकर जो गोल्ड मेडल बाउट में जीती अपनी कैटेगरी में। और आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण कीर्तिमान ये रहा कि उन्होंने जापानीज़ रेसलर यूई सुसाकी को हरा दिया था क्वार्टर फाइनल में, जो कि अब तक एक भी मैच नहीं हारी हुई है अपने कैरियर में। विनेश आपको बता दें 3 टाइम ओलंपियन है, गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में। मोंडो डुप्लेंटिस हु वॉन द पेरिस 2024 ओलंपिक्स मेंस पोल वॉल्ट गोल्ड मेडल बिलोंग्स टू विच कंट्री। पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लेंटिस किस देश से है? सही आंसर ऑप्शन डी है स्वीडन। देखिए स्वीडन के पॉल वॉल्टर हैं, अर्मेंड मोंडो डुप्लेंटिस। तो उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पॉल वॉल्टर में 6.25 मीटर हाइट अचीव करके। इवन जब पहले इन्होंने अटैम्प्ट किया 6 मीटर का, उसमें ही ये पेरिस 2024 गोल्ड मेडल जीत चुके थे। काफ़ी चर्चा में रहे, ऐसे तो खूब सारी प्रतियोगिता हुई पर सबसे ज़्यादा चर्चा में ये रहे हैं। मोंडो डुप्लेंटिस आपको बता दें सेकंड मैन बन गए हैं जिन्होंने पॉल वॉल्ट गोल्ड को अपना रिटेन रखा है। पहले भी इन्होंने ही जीता था और अपना खुद का ही रिकॉर्ड ये तोड़े जा रहे हैं। He became the first man since Daley Thompson in 1984 to set a world record in a field event at the Olympics. What was the code name for the nuclear weapon detonated over Nagasaki on August 9, 1945? नागासाकी पर विस्फोटित परमाणु हथियार का कोड नेम क्या था? सही आंसर ऑप्शन है फैटमैन। आपको जानना चाहिए नागासाकी डे 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। फैटमैन या मार्क 3 ये उस न्यूक्लियर वेपन का कोड नेम था जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ने जापानीज सिटी नागासाकी के ऊपर बरसाया था 9 अगस्त 1945 को। कई लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। इससे पहले लिटिल बॉय नाम का जो न्यूक्लियर वेपन था वो हिरोशिमा पर गिरा था। 9 अगस्त को ही इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स 2024 भी सेलिब्रेट किया जाता है। साल 2024 में इस डे का थीम है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। व्हेन इज द क्विट इंडिया मूवमेंट डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है अगस्त 8। देखिए बात है 8 अगस्त की। क्विट इंडिया मूवमेंट डे भारत में मनाया जाता है क्योंकि 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में लॉन्च किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा। 2024 में 82वीं एनिवर्सरी हम इसकी मना रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन बॉम्बे में जो हुआ वहाँ पर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया और डिमांड की गई गांधी जी द्वारा डू और डाई, मरो या करो। हु लॉन्च्ड ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन्स ऐप? ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन ऐप किसने लॉन्च किए? सही आंसर ऑप्शन ए है अमित शाह। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 4 न्यूली डेवलप्ड नेशनल ऐप्स लॉन्च की हैं। इनका नाम है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन्स, जो हाल ही में क्रिमिनल लॉज नए बनाए गए हैं तो उन्हीं से संबंधित जानकारी ये ऐप्स देते हैं। चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। वहीं पर चंडीगढ़ में इन्होंने 24/7 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को भी इनॉग्रेट किया है और कहा है कि चंडीगढ़ फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रहेगा हमारे देश में जो 100% इम्प्लीमेंटेशन अचीव कर लेगा इन नई क्रिमिनल लॉज में अगले 2 महीने में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स करंट अफेयर्स फंडा द्वारा लॉन्च किया जा चुका है। इसमें हम आपको वीडियोस प्लस पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस जो भी स्टैटिक पोर्शन होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आप इसमें पढ़ ही रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स में या फिर ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से। तो कई एस्पिरेंट्स की ये रिक्वेस्ट आती थी कि बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स भी लॉन्च करना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स कर देते हैं पर बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर पीछे हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट कोर्स है और मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये पूरा हो जाएगा। 20 से 25 लेक्चर इसमें होने वाले हैं। काफ़ी डिटेल रहने वाला है और केवल टू द पॉइंट जैसे करंट अफेयर्स में आपको प्रोवाइड कराता हूँ उसी तरह का ये बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स रहने वाला है। और इंग्लिश में है, हिंदी प्लस इंग्लिश मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा। हालांकि पीडीएफ कंप्लीट इंग्लिश में रहने वाली है। और आपको बता दूं इसका एक बेस्ट फीचर ये भी है, आपको एक लिस्टिंग पीडीएफ इसके अलावा प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी बैंक में कौन क्या है, हु इज़ हु, ये सब उसमें रहेंगे। हेडक्वार्टर्स वगैरह सब उस लिस्टिंग पीडीएफ में रहने वाले हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर जाकर। और काफ़ी स्पेशल जो है कंटेंट मैं इसमें तैयार कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा ये प्लान था कि एक बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स लॉन्च करें हम लोग भी।
तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर की PDF करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर उपलब्ध है, उसे आप देख सकते हैं डेमो के तौर पर। ठीक है, कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस बैच से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी फार्मर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द PM कुसुम स्कीम सो फार। PM कुसुम योजना से अब तक कितने किसान लाभ प्राप्त कर चुके हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है 4,11,222। गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना मार्च 2019 में लॉन्च की थी, ताकि फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़ सके, क्लीन एनर्जी जनरेट कर सकें, डिजिटलाइज किया जा सके फार्म फैक्टर को, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रिड्यूस हो सके। तो टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स जिन्हें इस स्कीम से बेनिफिट हुआ है अब तक वो 4,11,222 हैं। आपको बता दें इस स्कीम का बेनिफिट प्राप्त करने के लिए फार्मर्स को सोलर इरिगेशन पंप्स इंस्टॉल करने होते हैं अपने कल्टिवेटेड एरियाज़ में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60% सब्सिडी प्रोवाइड कराती है जो भी टोटल कॉस्ट है सोलर इरिगेशन पंप्स की उनके लिए। फार्मर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सेल भी कर सकते हैं जो सोलर पैनल्स के माध्यम से जनरेट हो रही है। विच कंट्री होस्टेड द बिम्स्टेक बिजनेस समिट। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया है। आपको जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट को होस्ट किया है न्यू दिल्ली में। बिजनेस समिट को इनोग्रेट किया गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा। बिम्स्टेक की अगर हम बात करते हैं, बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। सेक्रेटरीट ढाका बांग्लादेश में है। मेंबर स्टेट्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो ये बिम्स्टेक काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसका स्थापना वर्ष पूछ लेते हैं या फिर मेंबर्स पूछ लेते हैं, सेक्रेटेरिएट पूछ लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड PCS का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर इसका सेक्रेटेरिएट पूछ लिया था। साथ ही आपको जानना चाहिए फिफ्थ AITIG यानी कि आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ये जॉइंट कमेटी से संबंधित मीटिंग आसियान सेक्रेटेरिएट जकार्ता इंडोनेशिया में संपन्न हुई है। हु इनोवेट द नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर एट द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स दिल्ली कैंपस। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स दिल्ली परिसर में नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है ज्योतिरादित्य M सिंधिया। ज्योतिरादित्य M सिंधिया जो कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इन्होंने नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर इनोग्रेट किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स दिल्ली कैंपस में। द सेंटर होस्ट इंडिजियसली डेवलप्ड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ साइबर थ्रेट्स इन द टेलीकॉम नेटवर्क इन द कंट्री। Various malicious activities such as malware, ransomware, DOS, TDOS, DNS amplification, malicious domain communication, etc. can now be actively identified. तो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है ये। What is the total length of the 8 national high-speed corridor projects approved recently? हाल ही में स्वीकृत 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 936 किलोमीटर। आपको जानना चाहिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, इन्होंने 8 इंपॉर्टेंट नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया है जिनकी लेंथ 936 किलोमीटर रहेगी। टोटल कॉस्ट रहेगा 50,655 करोड़ रुपीज़। तो पहला इसमें 6 लेन आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर है, दूसरा 4 लेन खड़गपुर मोरेगांव नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर है, तीसरा 6 लेन थर्ड डीसा महसाना अहमदाबाद नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर है, चौथा है 4 लेन अयोध्या रिंग रोड, पांचवा है 4 लेन सेक्शन बिटवीन पथरगांव एंड गुमला ऑफ रायपुर रांची नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर, छठा है 6 लेन कानपुर रिंग रोड, सातवां है 4 लेन नॉर्दर्न गुवाहाटी बाईपास एंड वाइडनिंग इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुवाहाटी बाईपास, आठवां है 8 लेन एलिवेटेड नासिक फाटा खेड कॉरिडोर नियर पुणे। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन स्पोर्ट्स कोऑपरेशन वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस अन्य देश के बीच खेल सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? सही आंसर ऑप्शन सी है सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस। आपको जानना चाहिए कि डॉक्टर मानसुख मांडविया जो कि मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्पोर्ट्स के संबंध में। सेंट किटीज एंड नेविस की बात करें, एक आइलैंड कंट्री है, 2 आइलैंड्स हैं यहाँ पर, एक सेंट किटीज और दूसरा है नेविस, दोनों ही वेस्ट इंडीज में लोकेटेड है। कैपिटल सिटी है इसकी बेसुतरे। विच टू कंपनी साइंड द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट फॉर सेटिंग अप अ कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्लांट। कोयला से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए किन 2 कंपनियों ने संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है कोल इंडिया लिमिटेड एंड गेल। द मिनिस्ट्री ऑफ कोल इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड नेचुरल गैस,
इन्होंने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट को जो है फैसिलिटेट किया है, जो कि महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कोल इंडिया लिमिटेड और गेल लिमिटेड के बीच में साइन किया गया। तो इसके तहत कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्लांट को सेटअप किया जाएगा सरफेस कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। कहाँ पर किया जाएगा? रानीगंज एरिया ऑफ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्ट बंगाल में। सिंथेटिक नेचुरल गैस एक फ्यूल गैस है जिसमें मीथेन CH4 जो है होती है प्रिडोमिनेंटली। विच स्टेट लीड्स इन शिक्षा कैटेगरी इन द QCI स्वराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर अगस्त मंथ। अगस्त महीने के लिए QCI स्वराज्य सम्मान और रैंकिंग संरचना में शिक्षा श्रेणी में कौन सा राज्य अग्रणी है? सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI, इसने QCI स्वराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया है। 4 पिलर्स हैं इसके: शिक्षा एजुकेशन, स्वास्थ्य हेल्थ, समृद्धि प्रोस्पेरिटी एंड सुशासन गवर्नेंस। अगस्त महीने की जो रैंकिंग आई है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि पर फोकस किया गया है, और आगे जो एडिशन आएंगे उसमें सुशासन भी इंक्लूड रहेगा। शिक्षा रैंकिंग की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लीड कर रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्रीडिटेशन असेसमेंट एंड रेटिंग के साथ। दिल्ली यूनियन टेरिटरी में टॉप पर है। स्वास्थ्य कैटेगरी की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, मिजोरम एंड तमिलनाडु ये टॉप पर हैं। अगर हम आयुष्मान आरोग्य योजना में सर्टिफिकेशन की बात करें, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लैब में आगे हैं। यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ टॉप पर है और जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें आगे रहा है, दिल्ली भी इसमें आगे रहा है। समृद्धि कैटेगरी देखें तो गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान ये हाईएस्ट नंबर ऑफ ZED सर्टिफिकेशन इन्होंने प्राप्त किया है। अगर हम MSME कम्पिटिटिव लीन स्कीम की बात करें तो महाराष्ट्र और बिहार इसमें टॉप परफॉर्मर रहे हैं। Where did Sri Lanka recently achieve a bilateral ODI series win over India after 27 years? श्रीलंका ने हाल ही में 27 वर्षों के बाद भारत पर द्विपक्षीय एक दिवसीय श्रृंखला में जीत कहाँ हासिल की? सही आंसर ऑप्शन सी है R प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो, श्रीलंका। देखिए, क्रिकेट कोई सीरीज एंड होती है तो उसे ध्यान से देखा करें उसका रिजल्ट क्या रहा है। 3-0 से जीता, 2-0 से भारत जीता या भारत हारा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं क्वेश्चन। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन रहा, किसने डेब्यू किया? तो श्रीलंका ने यहाँ पर एक हिस्टोरिक सीरीज़ विन प्राप्त की है भारत के ऊपर 110 रन से। थर्ड एंड फाइनल ODI जीता है श्रीलंका ने R प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो में। इसी के साथ श्रीलंका ने 1997 के बाद यानी कि 27 साल बाद भारत से कोई बायलेटरल ODI सीरीज़ जीती है। तो 3 मैच की सीरीज़ थी, पहला मैच तो टाई हो गया था और बाकी के 2 मैच श्रीलंका ने जीत लिए। भारत की ओर से रियान पराग ने ODI डेब्यू भी किया इस सीरीज़ में। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ है दुनित वेलालगे, श्रीलंका के हैं। और इसी से पहले T20 सीरीज हुई थी, वो भारत ने जीती थी 3-0 से। विच इंश्योरर रिसेंटली लॉन्च्ड युवा टर्म, डिजी टर्म, युवा क्रेडिट लाइफ एंड डीजी क्रेडिट लाइफ प्लान्स? हाल ही में किस बीमाकर्ता ने युवा टर्म, डिजी टर्म, युवा क्रेडिट लाइफ और डीजी क्रेडिट लाइफ योजनाएं लॉन्च की हैं? सही आंसर ऑप्शन है LIC है। आपको जानना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 4 नए प्लान्स लॉन्च किए हैं और इनका नाम है युवा टर्म, डिजी टर्म, युवा क्रेडिट लाइफ और डीजी क्रेडिट लाइफ। तो जो LIC का युवा टर्म है ये ऑफलाइन कस्टमर्स के लिए है, LIC का डिजी टर्म ये ऑनलाइन कस्टमर के लिए है, युवा क्रेडिट लाइफ ये भी ऑफलाइन कस्टमर्स के लिए है और डीजी क्रेडिट लाइफ ये ऑनलाइन अवेलेबल है। अब अगर आपको पॉलिसी लेनी है तो इनके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो पढ़ सकते हैं, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना ही महत्वपूर्ण है। विच स्टेट्स फॉर्मर CM बुद्धदेव भट्टाचार्य जी पास्ट अवे रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का हाल ही में निधन हो गया? सही आंसर ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं वेस्ट बंगाल के और वेटरन CPIM लीडर रहे हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य। इनका 80 की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। आपको बता दें तो साल 2000 में ये चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, जब ज्योति बासु जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं हमारे देश में, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था अपने हेल्थ कारणों की वजह से। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने वेस्ट बंगाल को 11 साल तक गवर्न किया, साल 2000 से 2011 तक। उसके बाद फिर ममता बनर्जी की एंट्री हुई। आपको बता दें जाधवपुर से MLA थे 1987 में और 2011 तक वहीं से MLA रहे। और ऑब्वियसली देख लेते हैं इंडियन आर्टिस्ट सारा अब्राहम का भी हाल ही में निधन हो गया है। इनकी जो कला यात्रा है ये एक ट्रैवल आर्ट एग्जीबिशन है, काफ़ी फेमस है। अमृतलाल मीणा जो कि BJP की ट्राइबल MLA रहे हैं सुलंबर उदयपुर से, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 64 की एज में। What new Olympic record did Pakistan's Arshad Nadeem set to win the gold medal in the javelin throw?
पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 92.97 मीटर। तो बात हो रही है पेरिस ओलंपिक 2024 के स्टेड डी फ्रांस में जो जेवलिन थ्रो इवेंट हुआ है, फाइनल इवेंट हुआ है उसकी। तो यहाँ पर भारत की नीरज चोपड़ा ने अपना सीजन बेस्ट थ्रो फेंका है 89.45 मीटर का और सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता। इन्होंने नया ओलंपिक रिकॉर्ड सेट कर दिया है 92.97 मीटर का भाला फेंक कर और गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें इससे पहले जो ओलंपिक रिकॉर्ड था भाला फेंक में ये 90.57 मीटर का था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में नॉर्वे के एंड्रियस थोरकिल्सन द्वारा सेट किया गया था। नदीम जो है फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बने गए हैं पाकिस्तान से। ठीक है, इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ मैं। और ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान के फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट बने हैं 1988 सियोल ओलंपिक के बाद, जब बॉक्सर हुसैन शाह ने मिडिल वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज हासिल किया था। ठीक है, तो फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं। और अगर हम सभी मेडल्स की बात करें तो फर्स्ट बने 1988 के बाद। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 88.54 मीटर का भाला फेंक कर। बाकी आपको जानना चाहिए नीरज चोपड़ा के कोच का नाम क्लॉज बार्टोनिट्स हैं, जर्मनी के हैं ये। विच टीम डिड द इंडियन मेंस हॉकी टीम डिफीट टू विन द ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स? पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन ए स्पेन है। आपको जानना चाहिए इंडियन मेंस हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस 2024 ओलंपिक्स में। इसी के साथ जो भारतीय गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, इनका भी ये लास्ट इंटरनेशनल मैच रहा है और इनकी फेयरवेल हो गई है, तो रिटायरमेंट इन्होंने ले लिया है हॉकी से। ये मैच खेला गया US2 मैनोर स्टेडियम में और भारत ने अपना 13th मेडल जीता है हॉकी में। ठीक है, ओलंपिक्स में हॉकी में 13वां मेडल जीता है और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ब्रॉन्ज मेडल जीता है, क्योंकि इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर भी ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता था। आपको जानना चाहिए कि इनफैक्ट म्यूनिक 1972 के ओलंपिक्स के बाद पहली बार है जब भारत ने सक्सेसिव मेडल जीते हैं हॉकी में, यानी कि एक के बाद एक। नीदरलैंड्स की जो मेंस हॉकी टीम है, इन्होंने जर्मनी को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो इसका मतलब सिल्वर जर्मनी ने जीता। परट्टू रविंद्रम श्रीजेश PR श्रीजेश के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये सीनियर नेशनल टीम की ओर से 2006 में इन्होंने अपना पदार्पण किया और 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इससे भी सम्मानित किया था। अब देखिए, अगर हम इंडियन हॉकी टीम की बात करें, आप में से कई को नहीं पता होगा कि ओलंपिक्स में सबसे सक्सेसफुल टीम है हमारी। हमने टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं 1928, 32, 36, 48, 52, 56, 64 और 80 में। 8 गोल्ड के अलावा हमने एक सिल्वर जीता हुआ है, 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, तो टोटल हमने 13 मेडल जीते हुए हैं। 1928 में हमने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था और 1960 तक हम जो है अनबीटन रहे ओलंपिक्स में। 6 गोल्ड हमने एक साथ जीते, मतलब 1 by 1 ओलंपिक्स में। इंडियन हॉकी कैप्टन हरमनप्रीत सिंह है। As on August 8, how many times in a row has the Monetary Policy Committee (MPC) kept the policy rate unchanged at 6.50%? 8 अगस्त तक मौद्रिक नीति समिति ने लगातार कितनी बार पॉलिसी रेपो रेट को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा है? सही आंसर ऑप्शन भी है 9। आपको जानना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC, इन्होंने अपने 8 अगस्त 2024 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें डिसाइड किया है कि पॉलिसी रेपो रेट ये अनचेंज रहेगी 6.50% पर, और लगातार 9th टाइम ऐसा हुआ है जब अपरिवर्तित रखी है पॉलिसी रेट को। तो जो डिसीजन लिया गया है 4/2 की मेजोरिटी से, 4:2 की मेजोरिटी से लिया गया है। डॉक्टर शशांक भिडे, राजीव रंजन, माइकल देव व्रत पात्रा और शक्तिकांत दास, इन्होंने पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज रखने पर वोट दिया। वहीं असीमा गोयल और जयंत R वर्मा ने वोट किया कि पॉलिसी रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस होना चाहिए, पर मेजोरिटी जो है अनचेंज की थी, इसलिए वही लागू किया गया। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी STF, ये भी अनचेंज रहेगा 6.25% पर। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट और बैंक रेट 6.75% पर रहने वाला है। साथ ही MPC ने कहा है कि हमारा फोकस रहेगा अकोमोडेशन स्टैंस के विड्रॉल पर। देखिए, विड्रॉल पर रहेगा, अकोमोडेशन स्टैंस के विड्रॉल पर। अकोमोडेशन क्या होता है? जब RBI
मनी लिक्विडिटी मनी सप्लाई बढ़ाना चाहता है मार्केट में, ठीक है, तब वो क्या करता है, जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करता है, ठीक है। तो ये हो गया अकोमोडेशन पर। आरबीआई ने कहा यहाँ हमारा फोकस रहेगा अकोमोडेशन के विड्रॉल पर, ठीक है, यानी कि हम मनी सप्लाई बढ़ाना नहीं चाहते, हम अभी रेपो रेट जो है डिक्रीज़ करना नहीं चाहते। रियल जीडीपी ग्रोथ 2024-25 के लिए 7.2% बताया है। फर्स्ट क्वार्टर 7.1%, सेकंड क्वार्टर 7.2%, थर्ड क्वार्टर 7.3%, फोर्थ क्वार्टर 7.2%। वहीं 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ बताई है 7.2% की, ठीक है। तो ये 2025-26 है और इससे पहले जो मैंने पढ़ा वो 2024-25 है। हेडलाइन इन्फ्लेशन 5.1% बढ़ी है जून 2024 में, 4.8% रही थी अप्रैल से मई 2024 के बीच में। सीपीआई इन्फ्लेशन 2024-25 में 4.5% बताए हैं इन्होंने, सेकंड क्वार्टर में 4.4%, थर्ड क्वार्टर में 4.7% और फोर्थ क्वार्टर में 4.3%। सीपीआई इन्फ्लेशन 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर में 4.4% रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट जो मीटिंग होगी एमपीसी की, ये 7 से 8 अक्टूबर 2024 के बीच में होगी। तो आरआरबी पीओ में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट मीटिंग एमपीसी की कब होगी। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है कि जल्द ही कंटिन्यूस क्लियरिंग ऑफ चेक्स को हम अप्लाई करेंगे चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के तहत, ताकि जहां अभी चेक्स वगैरह के लिए 2 दिन लगते हैं क्लियर होने में, वो कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाए। विच एडिशन ऑफ द हर घर तिरंगा कैंपेन इज बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम 9th to 15th अगस्त 2024। 9 से 15 अगस्त 2024 तक हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन भी है थर्ड। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत ने अनाउंस किया है कि हर घर तिरंगा कैंपेन का 3rd एडिशन 9 से 15 अगस्त 2024 के बीच में सेलिब्रेट किया जाएगा और जो भी सिटीजन्स हैं वो तिरंगा लहराएं अपने होम्स पर, सेल्फी क्लिक करें फ्लैग के साथ और हर घर तिरंगा.com पर अपलोड करें। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जिसे तिरंगा कहते हैं, है ना, अनुपात आप जानते हैं 2:3 का है और सेफ्रॉन वाइट ग्रीन कलर इसमें होते हैं, 3 स्ट्रिप्स होती है। अशोक चक्र होता है 24 स्पोक व्हील के साथ और इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा 22 जुलाई 1947 को। ऑफिशियल फ्लैग बनाया हमारा 15 अगस्त 1947 को। तो पहले स्वराज फ्लैग होता था, ठीक है, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था, तो उसी में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे पिंगाली वेंकैया द्वारा और जो चरखा था उसमें चरखा उसको भी रिप्लेस किया गया था नेहरू जी के अंडर में चक्र से, तभी हमारा फ्लैग बना। इन्वेसिटी वॉज द न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट विद 1500 डमरू वादक परफॉर्मिंग टुगेदर। किस शहर में 1500 डमरू वादक के एक साथ प्रदर्शन के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? सही आंसर ऑप्शन ए उज्जैन है। आपको जानना चाहिए उज्जैन मध्य प्रदेश ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। 1500 डमरू वादक ने एक साथ परफॉर्म किया है सावन के थर्ड मंडे पर। ये इवेंट महाकाल लोक में हुआ है जहाँ पर 10 मिनट तक भस्म आरती के दौरान ये डमरू बजते रहे। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये 488 डमरू वादक द्वारा सेट किया गया था फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क में। व्हेन इज द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड? विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी अगस्त 10 है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है ताकि पता चल सके कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से ये कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल का अल्टरनेटिव है। साथ ही इस दिन सर रुडोल्फ डीजल जिन्होंने पीनट ऑयल के साथ इंजन को चलाया था 1853 में, ठीक है, रन करके दिखाया था, तो उस चीज़ को भी ऑनर किया जाता है इस दिन। थीम रहेगा वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2024 का सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स, रिड्यूसिंग वेस्ट, फीडिंग एनर्जी। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस द्वारा 2015 से ही ऑब्जर्व किया जा रहा है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2018 में रिलीज़ की गई थी। वर्ल्ड लायन डे भी 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन ईस्टर्न लद्दाख? पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन भी है पर्वत प्रहार। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी ने पर्वत प्रहार एक मिलिट्री एक्सरसाइज को ईस्टर्न लद्दाख में कंडक्ट किया है। ये याद रखिएगा ईस्टर्न लद्दाख, जब भी इस तरह के कुछ प्रीफिक्स लग जाए ना, ईस्टर्न वेस्टर्न, तो एग्ज़ाम के ऑप्शंस में यहाँ पर भी थोड़ा खेल कर जाते हैं वो, ठीक है। तो याद रखिएगा ईस्टर्न लद्दाख में, आपको वेस्टर्न लद्दाख भी ऑप्शन में मिल सकता है, ईस्टर्न लद्दाख मिल सकता है,
जम्मू कश्मीर मिल सकता है, इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा ईस्टर्न लद्दाख। इंग्लिश में बोलेंगे पर्वत प्रहार को माउंटेन स्ट्राइक। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास इसको कंडक्ट किया गया है। आप सभी जानते हैं गलवान में भारत और चीन के सैनिकों द्वारा एक झड़प हुई थी जून 2020 में। उसके बाद से ही वन स्ट्राइक कॉर्प्स ये लद्दाख पर सुरक्षा देती है और 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स भी नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम में जो है तैनात है। चीफ जनरल कौन है? आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर साइंड MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रमोट साइन लैंग्वेज। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ने सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी। देखिए आपको जाना चाहिए इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के साथ न्यू दिल्ली में। और इसका एम रहेगा जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको ट्रेन करना इंडियन साइन लैंग्वेजेस में। हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड इन 2024? 2024 में प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, गोविंदराजन पद्मनाभन। जाने माने बायोकेमिस्ट गोविंदराजन पद्मनाभन, इन्हें फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है जो कि टॉप मोस्ट साइंस अवार्ड है हमारे देश में। इसरो के जो चंद्रयान 3 टीम है इसको फर्स्ट विज्ञान टीम अवार्ड दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने 33 नेम्स अनाउंस किए हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के लिए 4 कैटेगरीज में। तो ये 33 अवार्डीज इनमें 18 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है यंग साइंटिस्ट के लिए और 13 है विज्ञान श्री अवार्ड। विच कंपनी वॉज नेम्ड इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड इन 2024 बाय रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च? रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2024 में किस कंपनी को भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड है, ऐसा कहा है रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2024 ने। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दूसरे नंबर पर आता है और उसके बाद अमेजॉन तीसरे नंबर पर आता है। वहीं अगर हम मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर्स की बात करें जहाँ पर वर्क करना लोगों को पसंद है तो ये है ऑटोमोटिव सेक्टर, उसके बाद फिर IT, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम एंड ITS। विच इंडियन फर्म इज़ द हाइएस्ट रैंक्ड ऑन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट इन 2024? 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी भारतीय कंपनी सर्वोच्च स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन बी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आपको जानना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ये हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन फर्म है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में और 86 पोजीशन पर ये रही है 2024 की रैंकिंग में। तो 21 साल से रिलायंस इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराती आ रही है। पिछले साल इसका रेवेन्यू 108.8 बिलियन US डॉलर रहा और प्रॉफिट रहा 8.4 बिलियन US डॉलर का। 2024 की जो रैंकिंग है इसमें 9 इंडियन फर्म्स हैं जिनमें से 5 पब्लिक सेक्टर हैं। LIC 95 नंबर पर है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 116, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 178, ONGC 180, BPCL 258 पोजीशन पर है, टाटा मोटर्स 271, HDFC 306, राजेश एक्सपोर्ट्स 463वीं पोजीशन पर है। US रिटेलर वॉलमार्ट ये लगातार 11वीं बार पहले नंबर पर आया है, अमेज़ॉन दूसरे नंबर पर पहुंचा है। सऊदी अरामको ये चौथे नंबर पर है, हालांकि ये मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी रही है इस लिस्ट में लगातार तीसरे साल। और चाइनीज़ स्टेट ऑन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी स्टेट ग्रिड ये तीसरे नंबर पर है। और भी चाइनीज़ 2 फर्म हैं जैसे सिनोपेक ग्रुप ये 5वें नंबर पर है, चाइना नेशनल पेट्रोलियम 6th पोजीशन पर है, एप्पल 7th पोजीशन पर है। जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्टेज में कंपनीज को उनके टोटल रेवेन्यू के हिसाब से रैंक दी गई है। तो 31 मार्च 2024 से पहले जो भी उनका रेवेन्यू रहा है उसके हिसाब से रैंकिंग यहाँ पर दी जाती है। रॉबर्ट रॉय, द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इकोसॉक, इज द एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच कंट्री टू द यूनाइटेड नेशन? इकोसॉक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रॉबर्ट रॉय संयुक्त राष्ट्र में किस देश के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि हैं? सही आंसर ऑप्शन ए, कनाडा है। आपको जानना चाहिए रॉबर्ट रॉय जो कि एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है कनाडा के यूनाइटेड नेशन में, ये 18th प्रेसिडेंट बने हैं UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक के 2025 सेशन के लिए। पौला नर्वेज ओजेडा को ये सक्सीड कर रहे हैं। 26 जून 1945 को इकोसॉक की स्थापना हुई थी, वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में से है और 54 मेंबर हैं इसमें और प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है 1 साल की टर्म के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑनरेरी एम्बेसडर ऑफ कोरिया टूरिज्म फॉर 2024?
2024 के लिए कोरिया पर्यटन के मानद राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है आनंद कुमार। सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार ये ऑनरी एम्बेसडर ऑफ कोरिया टूरिज्म अपॉइंट किए गए हैं 2024 के लिए। सुपर 30 आप सबने सुना होगा, मिस्टर आनंद कुमार द्वारा स्थापना की गई थी, जो कि मैथमेटिक्स टीचर हैं। साल 2002 में स्थापना की गई थी। तो इसमें 30 टैलेंटेड कैंडिडेट्स को हर साल सेलेक्ट करते हैं जो इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी से आते हैं। उनको जेई में जेई एडवांस्ड के लिए ट्रेन करते हैं, जिससे कि आईआईटी में एडमिशन हो सके। आदि चुंचनगिरी, नाउ डिक्लेयर्ड एज अ पीकॉक सेंचुरी, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आदि चुंचनगिरी, जिसे अब मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक है। आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदि चुंचनगिरी, जो कि कर्नाटक में है, और चुलन्नरू, जो कि केरल में, इन्हें पीकॉक सेंचुरी डिक्लेयर किया है। इंडियन पीकॉक, जिसे पैवो क्रिस्टाटस भी बोलते हैं, ये नेशनल बर्ड है हमारे देश का। कलरफुल स्वेन साइज्ड बर्ड होती है, फैन शेप्ड क्रेस्ट ऑफ फीदर्स होते हैं, ठीक है, और फुली प्रोटेक्टेड है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। Who was the first Nepalese woman to summit Mount Everest, after whom a lunar crater has recently been named? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला कौन थी जिनके नाम पर हाल ही में एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा गया? सही आंसर ऑप्शन डी है पसांग लामू शेरपा। तो देखिए, जो पसांग लामू शेरपा या फिर लामू पसांग शेरपा, ये फर्स्ट नेपालीज वुमेन रही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी। इनके नाम पर अब एक लूनर क्रेटर रखा गया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा इस क्रेटर का नाम रखा गया है। ये मून के साउथ पोल पर है और इन लामू पासांग शेरपा के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें, अप्रैल 22, 1993 में पासांग लामू ने इतिहास रचा था जब ये फर्स्ट नेपाली वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अनफॉर्चुनेटली जब नीचे आ रही थी तब वेदर कंडीशन के कारण इनकी मृत्यु हो गई। What is the title of the strategic vision document released by the Indian Navy Chief for the Navy's role in achieving a developed India? विकसित भारत को प्राप्त करने में नौसेना की भूमिका के लिए भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा जारी रणनीतिक दृष्टि दस्तावेज का शीर्षक क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है CNS कोर्स टू स्टील 2024। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है जिसमें बताया गया है कि इंडियन नेवी का क्या रोल होना चाहिए विकसित भारत को अचीव करने में। डॉक्यूमेंट का टाइटल है CNS कोर्स टू स्टील 2024 और इसमें बताया गया है कि इंडियन नेवी को कॉम्बैट रेडी रहना चाहिए। क्रेडिबल, कोहेसिव एंड फ्यूचर रेडी नेवी हमें बनानी है, तभी हम विकसित भारत को अचीव कर सकते हैं। टू विच कंट्री इज द पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एक्सपोर्टिंग इट्स फिग जूस? पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड किस देश को अपना अंजीर रस निर्यात कर रही है? सही आंसर ऑप्शन सी है पोलैंड। देखिए, पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ये अपना अवार्ड विनिंग फिग जूस, जो कि GI टैग्ड पुरंदर फिग से बना है, इसे पोलैंड में एक्सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा फर्स्ट टाइम है जब इंडियन फिग जूस को किसी यूरोपियन कंट्री में भेजा जा रहा है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि GI टैग प्रोडक्ट है ये पुरंदर फिग। ये इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट फिग में से एक आता है, GI टैग इसको मिला हुआ है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन निधि कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? निधि सहकारी बैंक लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 50,000 रुपये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है निधि कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर, क्योंकि RBI के जो डायरेक्शंस हैं लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स एंड फर्म्स कंसर्न्स इन विच दे आर इंटरेस्टेड, इनका अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 2 लाख रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है स्वर्णयुग सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे पर भी। KYC से संबंधित जो डायरेक्शन है उनका अनुपालन नहीं किया। 5 लाख रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मैनपुरी पर। इन्होंने इन्वेस्टमेंट बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स से संबंधित जो डायरेक्शन है उनका अनुपालन नहीं किया है। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनबाड़ी सेंटर इस्टेब्लिश? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनबाड़ी केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है गाजियाबाद। आपको जानना चाहिए, इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनबाड़ी सेंटर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो चुका है। इसे इनोग्रेट किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के द्वारा। आंगनबाड़ी सेंटर पर इन्होंने किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट की हैं। आंगनबाड़ी या कोर्टयार्ड शेल्टर जिसे बोलते हैं, ये रूरल चाइल्ड केयर सेंटर है हमारे देश में और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम के तहत इनको लॉन्च किया गया था, चाइल्ड हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए। यहाँ पर ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ORS, बेसिक मेडिसिन, कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। विच कंट्री वॉन CAVA विमेंस वॉलीबॉल नेशंस लीग? किस देश ने CAVA
महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग जीती? सही आंसर ऑप्शन बी इंडिया है। आपको जानना चाहिए भारत ने CAVA विमेंस वॉलीबॉल नेशंस लीग फाइनल जीत लिया है। नेपाल को हराया 3-2 से दशरथ स्टेडियम काठमांडू नेपाल में। तो इंडिया का सेकंड टाइटल है और भारत ने गोल्ड जीता, नेपाल ने सिल्वर और ईरान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता इस टूर्नामेंट में। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अनाउंस द प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल क्रॉप्स एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन बी हरियाणा है। हाल ही में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी ने अनाउंस किया है कि हम अपने राज्य में जितने भी फसल हैं, ठीक है, सबको मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पर प्रोक्योर करेंगे। और ऐसा पहली बार हमारे देश में जब कोई राज्य सभी क्रॉप्स को MSP पर प्रोक्योर कर रहा है। साथ ही 133 करोड़ रुपए का जो आउटस्टैंडिंग कैनाल वाटर इरीगेशन चार्जेस हैं उनको भी वेव ऑफ कर दिया गया है, माफ़ कर दिया गया है। MSP आप सभी जानते हैं मिनिमम गारंटी होती है जो गवर्नमेंट एश्योर करती है फार्मर्स को कितने मूल्य पर तो हम आपसे फसल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो ये जो MSP है ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP की रिकमेंडेशन पर की जाती है। CACP मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत आता है। जनवरी 1965 में ये अस्तित्व में आया। गवर्नमेंट जो है 22 मैंडेटेड क्रॉप्स और 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है और शुगर केन के लिए रिम्यूनरेटिव प्राइस फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP घोषित करती है। जो ये 22 मैंडेटेड क्रॉप्स हैं इनमें 14 खरीफ की हैं, 6 रबी की हैं और 2 अदर कमर्शियल क्रॉप्स हैं। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है अगस्त 12। आपको जाना चाहिए इंटरनेशनल यूथ डे ये हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे पहली बार 12 अगस्त 2000 को ये डे मनाया गया था। 2024 में इसका थीम रहेगा फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, एक नेशनल यूथ डे भी होता है जो हम अपने देश में मनाते हैं विवेकानंद जयंती के रूप में 12 जनवरी को। Who did India's Aman Shehrawat defeat to win bronze medal at the Paris 2024 Olympics? पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के अमन सहरावत ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है डोरियन टॉय क्रूज। आपको जानना चाहिए अमन सहरावत इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक्स में जो रेसलिंग इवेंट हुआ है मेंस फ्री स्टाइल 57 kg इवेंट में, और इंडिया के यंगेस्ट मेडल विनर बन गए हैं ये ओलंपिक्स में। आपको बता दें इनकी एज रही जब इन्होंने मेडल जीता 21 साल 24 दिन केवल। इससे पहले रिकॉर्ड PV सिंधु के नाम था जिन्होंने 21 साल 1 महीने 14 दिन रहते हुए ये एक मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता जब उन्होंने रियो 2016 ओलंपिक्स में। तो अब यंगेस्ट कौन बन गए? अमन सहरावत। सहरावत ने किसे हराया है? डेरियन टॉय क्रूज, ये पोर्टोरिको के रेसलर हैं, इन्हें हराकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो काफ़ी स्ट्रगल वाली लाइफ रही इनकी। केवल 11 साल के थे जब इनके मदर फादर दोनों एक्सपायर हो गए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ तक की जर्नी कितनी स्ट्रगल वाली रही होगी और ये मेडल जीत जाना। फ्रॉम विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन 3 मेडल्स एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स? पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने किस खेल में 3 पदक जीते? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है शूटिंग। आपको जाना चाहिए भारत ने अपना 2024 समर ओलंपिक्स का जो कैंपेन है एंड कर चुके हैं पेरिस फ्रांस में, और जो समर ओलंपिक्स हैं 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में चले हैं। भारत ने सबसे पहले 1900 समर ओलंपिक्स जो थे उसमें अपना डेब्यू किया था, लेकिन 1920 से लेकर अब तक लगातार भारत ने रिप्रेजेंटेशन अपनी दी है समर ओलंपिक्स में, और भारत अब तक 41 मेडल जीत चुका है ओलंपिक्स में अगर हम 1900 के एडिशन से अब तक बात करें। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो भारत 71वें नंबर पर है मेडल टैली में, और 6 मेडल्स हमने जीते हैं जिसमें 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं, और इन 6 मेडल में से 3 शूटिंग में आए हैं। ये हमारे एथलीट्स हैं जिन्होंने जीते हैं, जैसे मनु भाकर आपने देखा, एक इन्होंने इंडिविजुअल जीता, एक इन्होंने मिक्स टीम इवेंट में जीता, स्वप्निल कुसाली ने जीता, और इंडियन हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक सबसे मोस्ट सक्सेसफुल गेम्स थे हमारे लिए, जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे पिछली बार के ओलंपिक्स। यहाँ हमने 7 मेडल जीते जिसमें 1 गोल्ड भी था नीरज चोपड़ा का, और 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज थे। Where did the Indian Air Force participate in the exercise उदार शक्ति 2024?
भारतीय वायुसेना ने उदार शक्ति अभ्यास 2024 में कहाँ भाग लिया? सही आंसर ऑप्शन ए मलेशिया है। आपको जाना चाहिए इंडियन एयरफोर्स जो है एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 जो कि मलेशिया के क्वांटम में हुई है, यहाँ पर पार्टिसिपेट करके वापस आ चुकी है और ये जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की गई रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के साथ मिलकर। भारत की ओर से इंडियन एयरफोर्स के जो सुखोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट्स हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आपको जाना चाहिए ये तो एयर एक्सरसाइज थी और इंडिया और मलेशिया के ही बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी है, इसका नाम है हरिमऊ शक्ति। What is the highest civilian award of Timor-Leste that President द्रौपदी मुर्मू received? तिमोर-लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला? सही आंसर ऑप्शन सी है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर। देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिला है तिमोर-लेस्ते कंट्री का, इसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर। तो ये अवार्ड इनको दिया गया है तिमोर के जो प्रेसिडेंट हैं जोस रैमोस होर्टा के द्वारा। इनकी जो अचीवमेंट है पब्लिक सर्विस में और एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में। प्रेसिडेंट मुर्मू हाल ही में तिमोर लेस्ते की जो कैपिटल है दिल्ली, यहाँ पर पहुँची हैं। ये फर्स्ट एवर प्रेसिडेंशियल विजिट है किसी भी प्रेसिडेंट द्वारा जो तिमोर लेस्ते में किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड कैबिनेट सेक्रेटरी इन द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट? भारत सरकार में कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है टीवी सोमनाथन। आपको जानना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट ने टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट नियुक्त किया है। फिलहाल इन्हें ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया हुआ है कैबिनेट सेक्रेटरीट में, ठीक है, क्योंकि 30 अगस्त को जो कैबिनेट सेक्रेटरी है राजीव गौबा, ठीक है, इनका जो टेन्योर है वो एंड हो रहा है, तो उसके बाद फिर टीवी सोमनाथन की ही नियुक्ति इस पर की जाएगी। टीवी सोमनाथन की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है और सीनियर मोस्ट सेक्रेटरीज में से हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो 5 सेक्रेटरी होते हैं उनमें सीनियर मोस्ट हैं, इसलिए यही फाइनेंस सेक्रेटरी है, ठीक है। और अब इनको कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जा रहा है 2 साल के लिए। हु लॉन्च द AI भारत 5G 6G सैंडबॉक्स हैकाथॉन? AI भारत 5G 6G सैंडबॉक्स हैकाथॉन किसने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है डॉक्टर नीरज मित्तल। देखिए, डॉक्टर नीरज मित्तल जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के, इन्होंने ITU WTSA 24 हैकाथॉन लॉन्च किया है जिसका नाम है AI भारत 5G 6G सैंडबॉक्स। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोपेल इनोवेशन एंड हार्नेस ऑफ पावर ऑफ AI ML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से संबंधित है ये। और ये जो इंटरनेशनल हैकाथॉन है इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ITU और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और आपको बता दें वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली यानी कि WTSA ये भारत में न्यू दिल्ली में आयोजित होने वाली है 15 अक्टूबर को। व्हाट इज़ द न्यू टाइमलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉडिफाइड प्रधानमंत्री G1 योजना? संशोधित प्रधानमंत्री G1 योजना के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है 2028 to 29। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने मॉडिफाइड प्रधानमंत्री जीवन योजना को अप्रूव कर दिया है और जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड रहेगा 5 साल का रहेगा 2028-29 तक। और इसमें एडवांस्ड बायोफ्यूल्स जो प्रोड्यूस किया जाता है लिग्नोसेलुलोइक फीड स्टॉक से यानी कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री रेसिड्यूज जो होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, ठीक है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। बोल्ट ऑन प्लांट्स एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स वो भी एलिजिबल रहेंगे इस प्रोजेक्ट के तहत, इस योजना के तहत। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड रिम्यूनरेटिव इनकम टू फार्मर्स फॉर देयर एग्रीकल्चर रेसिड्यू। जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू होता है ना, जैसे फसल कट जाती है उसके बाद नीचे रह जाते हैं वो तिनके से, ठीक है, तो रेसिड्यू कहलाते हैं। तो बजाय उसको जलाने के उन्हें बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाएगा, तो किसान उसको बेच सकते हैं, पैसे उससे अर्न कर सकते हैं। What is the total amount of government subsidy provided under प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत प्रदान की जाने वाली सरकारी सब्सिडी की कुल राशि क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 2.30 लाख करोड़ रुपीस। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU 2.0 लॉन्च कर दिया है और इसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी 10 लाख करोड़ रुपए की। तो इसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़ को स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा, ताकि वो अपना घर जो है बना सकें अफोर्डेबल कॉस्ट पर अर्बन एरियाज़ में अगले 5 सालों में, ठीक है। और गवर्नमेंट की जो सब्सिडी रहेगी वो 2.30 लाख करोड़ रुपए की रहेगी।
ठीक है, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी। ऊपर जो हमने देखा वो टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख करोड़ रुपए की। कॉर्पस फंड ऑफ क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट, इसको भी इंक्रीज कर दिया गया है 1000 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए तक। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है ताकि सबको अपना पक्का घर मिल सके जो भी अर्बन एरियाज में रहते हैं, जो भी एलिजिबल हैं। और 1.18 करोड़ हाउसेस सैंक्शन हो चुके हैं, जिनमें से 85.5 लाख हाउसेस ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं और डिलीवर्ड किए जा चुके हैं बेनिफिशरीज को। हाउ मेनी वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट क्लीन प्लांट सेंटर्स विल बी एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस इंडिया, भारत भर में कितने विश्व स्तरीय अत्याधुनिक स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित किए जाएंगे? सही आंसर ऑप्शन बी 9 है। आपको जाना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ठीक है, इसको अप्रूव कर दिया है। ये प्रपोज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा और इन्वेस्टमेंट रहने वाली है 1765.67 करोड़ रुपए की। और जो भी वायरस फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, ठीक है, ये सब प्रोवाइड कराया जाएगा। 9 वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट CPCs यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश की जाएंगे भारत भर में। What is the total financial outlay for प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ड्यूरिंग फिजिकल 2024-25 to 2028-29? वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको सुनने में बोरियत लग रही होंगी जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये स्कीम वाले, पर यहीं से आप देखोगे आने वाले एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? तो यह है 3,06,137 करोड़ रुपए। देखिए यूनियन कैबिनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो प्रपोजल था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिजिकल 2024-25 से 2028-29 के लिए, ठीक है, इसको अप्रूव कर दिया है। तो इसके तहत 2 करोड़ से ज़्यादा घर जो है कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे और 1.20 लाख करोड़ रुपीज़ 1.20 लाख रुपीज़ की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी प्लेन एरियाज में और 1.3 लाख रुपीज़ की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स एंड हिल स्टेट्स ऑफ हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में। टोटल आउटले जो रहेगा प्रोजेक्ट का वो 3,06,137 करोड़ रुपए का रहेगा 2024-25 से 2028-29 तक। सेंट्रल शेयर भी देख लीजिएगा इसमें, ठीक है, और स्टेट का शेयर देख लीजिएगा। इवन इतनी गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेंट्रल शेयर पूछ लेते हैं स्कीम का। तो हाउसिंग फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूरल एरियाज में, तो उसी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लॉन्च की गई थी अप्रैल 2016 में। टारगेट था 2.95 करोड़ हाउसेज कंस्ट्रक्ट करने का। हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैव बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स? रेल मंत्रालय कितनी परियोजनाओं को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन सी 8 है। देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के 8 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया है जिनकी टोटल कॉस्ट 24,657 करोड़ रुपए आने वाली है। ये जो 8 प्रोजेक्ट हैं ये 14 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 7 स्टेट्स में होने वाले हैं, जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। तो इससे जो है 900 किलोमीटर तक का नेटवर्क हमारी इंडियन रेलवे में ऐड हो जाएगा और इसी के साथ 64 नए स्टेशन भी बन जाएंगे। 6 तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले हैं, ठीक है। अजंता केव जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको भी इंडियन रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड विच यूनिवर्सिटी साइंड MOU टू प्रमोट आयुर्वेदा एजुकेशन? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और किस विश्वविद्यालय ने आयुर्वेद शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है MIT यूनिवर्सिटी। देखिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली और MIT यूनिवर्सिटी नोएडा के बीच में, ताकि जो आयुर्वेदा से संबंधित एजुकेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके। हाउ मेनी हाई यील्डिंग climate resilient and biofortified crops varieties were released by Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितनी अधिक उपज देने वाली जलवायु लचीली और बायोफोर्टिफाइड फसल की किस्में जारी की गई? सही आंसर ऑप्शन बी है 109। देखिए हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में 109 हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंट एंड बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स को रिलीज किया है। तो जो 109 वैरायटी हैं 61 क्रॉप्स की हैं और इनमें
34 फील्ड क्रॉप्स हैं और 27 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। विच इंडियन यूनियन मिनिस्ट्री साइंड MOU with New Space India Limited NSIL for the launch of Monal satellite launch? मोनल उपग्रह प्रक्षेपण के लिए किस भारतीय केंद्रीय मंत्रालय ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखिए एक MOU साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच में, जिसके तहत मोनल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भारत द्वारा असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। मोनल सैटेलाइट आपको बता दें एक इंडिजिनियस सैटेलाइट है जिसे नेपाल द्वारा डेवलप किया गया है, नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत। तो यहाँ पर एक नेपाली स्पेस स्टार्टअप है APN, इसने यहाँ पर नेपाली स्टूडेंट्स की मदद की है इस सैटेलाइट को बनाने के लिए। द सैटेलाइट एम्स टू बिल्ड अ वेजिटेशन डेंसिटी डेटाबेस ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जो सैटेलाइट है इसको NSIL का जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV, इससे लॉन्च किया जाएगा। विच कंट्री टॉप्ड द ओवरऑल मेडल टैली एट 2024 समर ओलंपिक्स इन पेरिस फ्रांस? पेरिस फ्रांस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में समग्र पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड स्टेट्स। आपको जाना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स की जो मेडल टेबल है उसको टॉप किया है और चाइना इनसे थोड़ा सा ही पीछे रहा। लिखा है ना, एजिंग पास्ट आर्काइवल चाइना बायोविस्कर। बायोविस्कर का मतलब होता है बहुत कम मार्जिन से। आपको बता दें ये 19वीं दफ़ा है जब USA ने ओलंपिक मेडल टेबल को टॉप किया है और ये लगातार चौथी बार है जब USA ने मेडल टेबल को टॉप किया है ओलंपिक्स में। इससे पहले बीजिंग ओलंपिक्स जो हुए थे वहाँ पर चाइना ने टॉप किया था। USA ने जो है 126 मेडल्स प्राप्त किए हैं इस बार पेरिस ओलंपिक्स में, जिनमें 40 गोल्ड मेडल्स हैं, 44 सिल्वर मेडल्स हैं और 42 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। चाइना की बात करें तो चाइना ने ओवरऑल 91 मेडल्स जीते हैं जिसमें 40 गोल्ड मेडल्स हैं। तो गोल्ड मेडल्स दोनों की सेम है, पर सिल्वर मेडल ज़्यादा हो गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के और ओवरऑल भी ज़्यादा ही हैं USA के। जापान तीसरे नंबर पर है 45 मेडल्स के साथ, जिसमें 20 गोल्ड मेडल हैं। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस चौथे और पाँचवें नंबर पर है। भारत की हम बात पहले ही कर चुके हैं। पेरिस ओलंपिक्स को अगर हम ब्रीफ में देखें तो मोटो इसका रहा गेम्स वाइड ओपन और इसका ऑफिशियल मास्कट रहा फिजी, जो कि फ्रीडम का एक सिंबल है। 206 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, 10,714 एथलीट्स रहे और 32 स्पोर्ट्स में 329 इवेंट्स यहाँ पर हुए, 48 डिसिप्लिन्स रहे। 26 जुलाई 2024 को ओपनिंग हुई थी पेरिस ओलंपिक्स की और क्लोजिंग कब हुई? 11 अगस्त 2024 को। 2024 समर ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें फ्रेंच स्विमर लियोन मर्चेंट, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं 200 मीटर मेडली, 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 200 मीटर बटरफ्लाई, 400 मीटर मेडले में। इसी के साथ ये 6th स्विमर बन गए हैं ओलंपिक इतिहास में जिन्होंने 4 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स एक ही सिंगल एडिशन में जीते हों ओलंपिक्स के। और US स्विमर हैं टोरी हस्क, इन्होंने भी 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं इस बार समर ओलंपिक्स पे। इथोपिया की तैमिरत टोला, इन्होंने ओलंपिक मेंस मैराथन जीती इन ओलंपिक्स में। रशिया को आपको बता दें इन गेम्स से बैन किया हुआ था, साथ साथ इसका जो साथी है बेलारूस, इसको भी। हालांकि यहाँ से कुछ एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स AIN के तौर पर। अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप डिड नटवर सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व एज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर? नटवर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किसके प्रधानमंत्रित्व काल में विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत थे? सही आंसर ऑप्शन सी है, मनमोहन सिंह। आपको जाना चाहिए फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नटवर सिंह, इनका निधन हो गया 93 की एज में। 1984 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह जी के अंडर में 2004-05 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे। पाकिस्तान में भारत के एम्बेसडर भी रहे 1980 से 82 के बीच में। कई सारी बुक्स इन्होंने लिखी जैसे द लेगेसी ऑफ नेहरू, अ मेमोरियल ट्रिब्यूट, माई चाइना डायरी 1956 to 88 और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ। और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। चाइनीज अमेरिकन फिजिस्ट जुंग दाओली, जो कि 1957 में सेकंड यंगेस्ट साइंटिस्ट बनने नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले, इनका निधन हो गया 97 की एज में। एच देवराज, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन रहे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के, इनका 71 की एज में निधन हो गया। जानी मानी गांधीयन एंड सोशल वर्कर शोभना रानाडे, इनका भी निधन हो गया 99 की एज में।
व्हाट वाज द आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स इन मार्च 2024? मार्च 2024 में आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक क्या था? सही आंसर ऑप्शन बी है 445.50। आपको जाना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जो कि ये बताता है कि देश में जो पेमेंट्स का डिजिटाइजेशन है वो किस दौर तक पहुंचा है। ये मार्च 2024 में 445.50 रहा है, जबकि सितंबर 2023 में जब लास्ट टाइम बताया गया था ये आंकड़ा, तब 418.77 था। आपको बता दें जो आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है ये मार्च 2018 को बेस पीरियड मानकर जो है चालू किया गया, और जो मार्च 2018 का जो टीपीआई स्कोर है वो 100 है। तो आरबीआई इसको, जो ये आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, इसको सेमी एनुअल बेसिस पर लॉन्च करता है 4 महीने लैग के साथ। इसका मतलब समझिए आप, सेमी एनुअल बेसिस यानी कि 6 महीने के गैप में। जैसे मार्च में कर दिया, उसके बाद फिर 6 महीने बाद सितंबर में कर दिया। फिर लिखा है लैग ऑफ 4 मंथ्स, यानी कि जिस दिन इशू करता है ना आरबीआई ये इंडेक्स, ठीक है, तो उस दिन जो है 4 महीने पहले का डेटा रहता है। अब जो ये हमने देखा ना मार्च 2024 का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बताया आरबीआई ने, ठीक है, तो ये मार्च में ही नहीं आया था, ये जुलाई के अंत में बताया था आरबीआई ने, ठीक है, कि जुलाई 2000 की मार्च 2024 में इतना रहा हमारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। कब बताया? जुलाई के लास्ट में, तो 4 महीने का लैग रहा ना इस तरह से। 5 ब्रॉड पैरामीटर हैं इंडेक्स के। पेमेंट इनेबलर्स जिसका 25% वेट है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स जिसका 10% वेट है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स जिसका 15% वेट है, और पेमेंट परफॉर्मेंस जिसका सबसे ज़्यादा वेट है 45%, और लास्ट में कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5% वेट के साथ। When is the वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड? विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है अगस्त 12। आपको जाना चाहिए वर्ल्ड एलिफेंट डे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम रहेगा पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलेवेंस एंड इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस। एलिफेंट्स आप सभी जानते हैं अर्थ पर लार्जेस्ट लैंड मैमल्स हैं। When is the वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है अगस्त 13। आपको जाना चाहिए वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। आपको जाना चाहिए इस बार 2024 में इसका स्लोगन रहेगा बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे। 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे भी मनाया जाता है। पहली बार 1976 में डीन आर कैम्बेल जो कि फाउंडर है लेफ्ट हैंडर्स क्लब के, उनके द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया गया था। Which state reported maximum number of establishments, rural and urban combined, in both ASUSE 2021-22 and ASUSE 2022-23? किस राज्य में 2021-22 और 2022-23 में सबसे अधिक प्रतिष्ठान ग्रामीण और शहरी संयुक्त दर्ज किए गए? सही आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र है। आपको जाना चाहिए एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस ASUSE, तो ये अप्रैल 2021 से मार्च 2022 और अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के पीरियड के लिए हाल ही में रिलीज किया गया है। तो इसमें बताया गया कि जो टोटल नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में, ये 5.97 करोड़ 2021-22 से बढ़कर 6.50 करोड़ 2022-23 में हो गई, यानी कि 5.88% की एनुअल ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर हम मेजर स्टेट्स से बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो रिपोर्ट किए गए वो उत्तर प्रदेश में किए गए, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में और फिर महाराष्ट्र में। सेम पीरियड में अगर हम ग्रोस वैल्यू एडेड की बात करें तो इसमें एनुअल ग्रोथ 9.83% की रही है, और इसमें भी अगर हम टॉप 3 स्टेट्स की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोस वैल्यू एडेड देखा गया, जीवीए ग्रोथ देखा गया, वो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और गुजरात है, ठीक है, 2021-22 में, और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु है 2022-23 में। द अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है 11 करोड़ वर्कर्स रहे अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक, यानी कि 9.8 करोड़ की बढ़ोतरी देखी गई। वेयर वॉज द नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर इनोग्रेटेड? नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी गुरुग्राम है। आपको जाना चाहिए मनोहर लाल जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, इन्होंने नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर को इनोग्रेट किया है आरईसी हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में। जो ये नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये जो रियल टाइम आवर्स ऑफ पावर सप्लाई या फिर पावर आउटेज या फिर जो ओवरऑल हेल्थ है 2.5 लाख फीडर्स की हमारे कंट्री में, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब जो फीडर्स होते हैं ना, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ये सेंटर।
RECP-DCL, ये सब्सिडरी REC लिमिटेड की, तो इसी ने इस नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर को डेवलप किया है ताकि नेशनल लेवल पर जो पावर सप्लाई है वो स्टेबल रहे, बनी रहे। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस यानी कि स्विफ्ट will launch an AI project in partnership with WeBank to help combat payments fraud. सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस भुगतान धोखाधड़ी से निपटने में मदद के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी में एक AI परियोजना शुरू करेगी? सही आंसर ऑप्शन बी एक्सिस बैंक है। आपको जानना चाहिए बेल्जियम हेडक्वार्टर्ड सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी कि स्विफ्ट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ड्रिवन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करी एक्सिस बैंक के साथ मिलकर, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं उनमें धोखाधड़ी की घटनाएं कम हो सकें। तो इसमें इसने BNY मेलन, ड्यूश बैंक, DNB, HSBC, इंडोनेशिया, सेनेपालो, स्टैंडर्ड बैंक, इनके साथ मिलकर जो है कुछ इस तरह की पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा, कुछ टेस्टिंग करेगा, ताकि जो ये फ्रॉड होते हैं ना, क्रॉस बॉर्डर सिस्टम फ्रॉड, इनको मिनिमाइज किया जा सके। Which two companies signed an MOU to promote the development of the drone ecosystem in India? भारत में ड्रोन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किन दो कंपनियों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है थेल्स एंड गरुड़ एरोस्पेस। देखिए, फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी थेल्स और गरुड़ एरोस्पेस, इन्होंने एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि भारत में जो ड्रोन इकोसिस्टम है उसके डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में आप जानते होंगे, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड। इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर और शेयर होल्डर है। विच टू कंपनीज अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया? भारत में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किन दो कंपनियों ने साझेदारी की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है PwC इंडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। देखिए, PwC इंडिया ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको और मजबूत किया जा सके। तो इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है, ठीक है, इसको यूज़ किया जाएगा। आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट क्या है? एक AI पावर्ड सिक्योरिटी टूल है। तो इसके जरिए जो भी डेटा सिक्योरिटी है, ठीक है, उन सबको मजबूत किया जाएगा भारत में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपनीज दैट रिसीव्ड द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटेड लाइसेंस? निम्नलिखित में से कौन सी उन कंपनियों में से एक नहीं है जिन्हें सीमा पार भुगतान एग्रीगेटेड लाइसेंस प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी है पेपल। देखिए, 3 पेमेंट्स कंपनीज को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटेड लाइसेंस प्राप्त हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो इनमें मुंबई बेस्ड बिल्डेक्स, अमेजॉन पे और एड्रियन है। आपको जानना चाहिए कि इसी के साथ इन तीनों ही कंपनीज ने बेंगलुरु बेस्ड पेमेंट एग्रीगेटर कैश फ्री को ज्वाइन कर लिया इस लिस्ट में। आपको बता दें, कैश फ्री ये फर्स्ट कंपनी है जिसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस RBI से हाल ही में प्राप्त हुआ था। जो पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस है, इससे जो पेमेंट कंपनीज हैं ये पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करा सकती हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में। और इकोनॉमिक सर्वे 2024 में हाल ही में बताया भी गया कि इंडिया 129 बिलियन US डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त करेगा 2025 तक। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो भागीदारी है वो बढ़ जाती है रेमिटेंस भेजने के लिए। विच बैंक्स MD एंड CEO पोजीशन हैज़ इंद्रजीत कैमोत्रा बीन रीअपॉइंटेड टू? इंद्रजीत कैमोत्रा को किस बैंक के MD और CEO के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंद्रजीत कैमोत्रा को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के तौर पर रीअपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है। 2 साल के लिए रीअपॉइंटमेंट किया गया है। देखिए, RBI ने जून 2021 की बात है, जब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के रिवाइवल की बात आई, इसके रिकंस्ट्रक्शन की बात आई, तब सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर कार्य कर सकते हैं। और ये लाइसेंस इसको मिला अक्टूबर 2021 में। ठीक है, और बैंक ने अपना कार्यकाल जो कामकाज करना शुरू किया वो नवंबर 2021 की बात है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसमें भारत पे ने 49% स्टेक एक्वायर किए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और 51% स्टेक किसके हैं? सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, ये आपको जानना चाहिए। 3 suitors, Fairfax Financial, Emirates NBD and Kotak Mahindra Bank have received fit and proper certificates for which bank? Fairfax Financial, Emirates NBD
और कोटक महिंद्रा बैंक को किस बैंक के लिए फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए है IDBI बैंक। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट 3 पोटेंशियल स्यूटर्स को दिया है IDBI बैंक के लिए, ठीक है, जिससे कि इसके एक्विजिशन का रास्ता साफ हो जाए IDBI बैंक के। तो इनमें है फेयरफैक्स फाइनेंशियल, एमिरेट्स NBD और कोटक महिंद्रा बैंक। IDBI बैंक को ऑलरेडी RBI की मंजूरी मिल चुकी है, प्राइवेटाइजेशन इसका अब होने वाला है। What was the total amount written off by the banks in the financial year ending March 2024? मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाली गई कुल राशि कितनी थी? सही आंसर ऑप्शन बी है 1,70,270 करोड़ रुपए। देखिए पिछले 5 सालों में बैंक्स ने 9.90 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया है। हालांकि जो ये फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ मार्च 2024 में, इसमें 18.15% तक कम हो गया है जो लोन राइट ऑफ किया गया बैंक द्वारा, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बताया गया है। तो बैंक्स ने यहाँ पर फिस्कल 24 में 1,70,270 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया है, जबकि इससे प्रीवियस ईयर में 2,08,37 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया था। तो इस राइट ऑफ से क्या हुआ, अब बैंक का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो या फिर डिफॉल्टेड लोन्स है वो भी घट गया है पिछले 5 सालों में। तो कितना बचा? 9,90,224 करोड़ रुपए। बैंक से केवल 46,036 करोड़ रुपए ही रिकवर कर पाए हैं 2023-24 में, जो लोन राइट ऑफ उन्होंने किया था, ठीक है। और जबकि लास्ट ईयर उन्होंने 45,551 करोड़ रुपए किया था। जो टोटल रिकवरीज की अगर हम बात करें, अभी आगे मैं समझाऊंगा क्या चीज़ है ये। टोटल रिकवरीज जो राइट ऑफ्स के जरिए की गई, ये केवल 18.70% रही पिछले 5 सालों में, यानी कि 1,50,241 करोड़ रुपए ही प्राप्त कर पाए हैं राइट ऑफ जो लोन किया गया उसकी रिकवरी के तौर पर। दिस मीन्स बैंक वर नॉट एबल टू रिकवर 81.30% ऑफ द लोन रिटर्न ऑफ इन द 5 years डिस्पाइट एडॉप्टिंग वेरियस रिकवरी मेजर्स। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए लोन राइट ऑफ का मतलब क्या हुआ। देखिए किसी बैंक ने लोन दिया, ठीक है, तो जब वो लोन देता है ना, वो उसका असेट होता है बैंक का, क्योंकि लोन दे रहा है तो उसे उम्मीद है कि वापस आएगा और इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। 10 रुपये दे रहा हूँ तो 12 रुपये वापस आएंगे, तो वो बैंक का क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बैंक ने लोन दे दिया और बैंक को ऐसा लगा कि जो है डिफ़ॉल्ट हो चुका है हमारा लोन, वापस नहीं आएगा, तो ये तो हमारी जो बैलेंस शीट है काफ़ी भर जाएगी इसमें। तो वो क्या करता है, उसको एसेट के कॉलम से हटा देता है बैंक। आ रही बात समझ में? एसेट के कॉलम से हटा देता है उस जो लोन उसके पास वापस नहीं आया, जो उसने दिया था, पेमेंट नहीं आई जो उसके पास, प्रिंसिपल भी नहीं आया और इंटरेस्ट भी नहीं आया, ठीक है। तो उसने अपने असेट कॉलम से हटा दिया ताकि उसकी बैलेंस शीट क्लियर हो जाए। तो हालांकि ये नहीं कि बैंक भूल गया, बैंक उसको रिकवर करेगा, बस अभी उसने कागजों से हटा दिया उसको, मतलब एसेट कॉलम से हटा दिया, बाद में रिकवरी करेगा। तो ये जो आप ये वाले देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बैंक जो है केवल 18.70% ही रिकवर कर पाया जो उसने राइट ऑफ किया था। मान लीजिए उसने 100 रुपये राइट ऑफ किए थे तो केवल उसका 18.70% ही वो रिकवर कर पाया, जबकि 80% वो रिकवर कर ही नहीं पाया जो राइट ऑफ किया था, क्योंकि राइट ऑफ तो उसने सोचे किया था कि कोई बात नहीं अभी हटा देते हैं, पर हम और भी जो कानूनी पैंतरे होते हैं उनके जरिए रिकवर कर लेंगे। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। NPA आप जानते ही हैं, कोई लोन NPA कब बन जाता है, जब 90 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, जब उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट बैंक को वापस नहीं मिलता। पब्लिक सेक्टर बैंक का जो है सबसे ज़्यादा शेयर रहा लोन राइट ऑफ करने में, लगभग 3,49,108 करोड़ रुपए का राइट ऑफ इन्होंने किया है, लगभग 63% आप कह सकते हैं। हाउ मेनी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स लाइसेंसेस हैव बीन कैंसल्ड बाय द RBI सिंस 2014? 2014 से RBI ने कितने शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 78। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 78 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस रद्द किए हैं 2014 से, जिसमें से 46% महाराष्ट्र से हैं। 2024 में अब तक जुलाई तक 10 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के कैंसल्स रद्द कर दिए गए हैं, लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। 2023 में 14 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के, 2022 में 12 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। अगर हम 2014 से देखें तो महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है, जहां पर स्थित कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। यहाँ पर 36 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनके लाइसेंस अब तक रद्द कर दिए गए हैं 2014 से। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर कर्नाटक आता है।
Who has been elected as the second vice chair of the International Olympic Committee? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अभिनव बिंद्रा। आपको जानना चाहिए कि अभिनव बिंद्रा ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेकंड वाइस चेयर इलेक्ट हुए हैं और एमा तेरो इन्हें री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की चेयर के तौर पर। साथ ही पॉलिश साइक्लर माजा व्लोजोव्स्का ये फर्स्ट वाइस चेयर अपॉइंट किए गए हैं। तो फर्स्ट वाइस चेयर माजा व्लोजोव्स्का हो गई और सेकंड वाइस चेयर अभिनव बिंद्रा हो गए हैं। और इन सभी को ओलंपिक विंटर गेम्स मिलानो कॉर्टिना 2026 तक के लिए इलेक्ट किया गया है। In the list of top wealthiest central banks in the world by total assets, where does the RBI stand? कुल संपत्ति के हिसाब से दुनिया के शीर्ष सबसे धनी केंद्रीय बैंकों की सूची में RBI किस स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 12th। आपको जानना चाहिए सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट SWFI इन्होंने टॉप वेल्थिएस्ट सेंट्रल बैंक्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट जारी की है और टोटल एसेट्स के हिसाब से जो भी टॉप वेल्थिएस्ट सेंट्रल बैंक्स हैं पूरे वर्ल्ड में उनकी लिस्ट जारी इन्होंने की है। तो भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये इस लिस्ट में 12वें नंबर पर है। इन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बैलेंस शीट है ये 11.08% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 70.47 ट्रिलियन रुपीस हो गई है 31 मार्च 2024 तक। टॉप 5 वेल्थिएस्ट सेंट्रल बैंक्स की अगर हम बात करें, पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल रिजर्व सिस्टम आता है, दूसरे नंबर पर चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, तीसरे नंबर पर जापान का बैंक ऑफ जापान, चौथे नंबर पर जर्मनी का ड्यूचे बुंडेसबैंक और पांचवें नंबर पर फ्रांस का बैंक ऑफ फ्रांस। आपको बता दें सेंट्रल बैंक के असेट्स को जब हम एवेल्युएट करते हैं तो उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। मेन जो होता है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का होता है जिसमें मॉनेटरी गोल्ड, फॉरेन करेंसी होल्डिंग्स और IMF के जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, रिजर्व पोजीशन हैं, ये सभी इसमें काउंट होते हैं। Who has been appointed as the next High Commissioner of India to the Cayman Islands? केमैन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मयंक जोशी। आपको जानना चाहिए कि मयंक जोशी इन्हें नेक्स्ट हाई एम्बेसडर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है केमैन आइलैंड्स का। केमैन आइलैंड्स की अगर हम बात करें एक सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है कैरिबियन सी में, इसकी कैपिटल जॉर्ज टाउन है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए भारत ने हाल ही में तिराना अल्बानिया में अपना नया रेजिडेंट मिशन ऑपरेशनलाइज किया है। विच अवार्ड विल पाकिस्तान गवर्नमेंट बेस्टो अपॉन अरशद नदीम? पाकिस्तान सरकार अरशद नदीम को कौन सा पुरस्कार देगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है हिलाल इम्तियाज। आपको जानना चाहिए पाकिस्तान अपना सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हिलाल इम्तियाज ये अरशद नदीम को देगी। अरशद नदीम 27 ईयर ओल्ड जेवलिन थ्रोअर हैं जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ पाकिस्तान का जो 40 साल लंबा इंतजार था इंडिविजुअल गोल्ड मेडल का वो भी समाप्त हुआ। नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो कंपटीशन में। 92.97 मीटर का थ्रो इन्होंने फेंका जो कि ओलंपिक रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले ओलंपिक रिकॉर्ड बीजिंग ओलंपिक 2008 में रहा था 90.57 मीटर का। विच इंश्योरर साइंड बैंक इंश्योरेंस पैक्ट विद HSBC इंडिया? किस बीमाकर्ता ने HSBC इंडिया के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, SBI जनरल इंश्योरेंस। आपको जानना चाहिए SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और HSBC इंडिया इन्होंने बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप साइन की है जिसके तहत HSBC इंडिया के नेटवर्क के जरिए SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी अपने नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स सेल कर सकती है। MD एंड CEO SBI जनरल इंश्योरेंस के नवीन चंद्र झा हैं। बैंक इंश्योरेंस आप सभी जानते हैं, इसमें क्या होता है कि एक बीमा कंपनी किसी बैंक के साथ टाई अप करती है और जो बैंक के कस्टमर हैं उनको अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। तो बैंक्स को तो इससे कमीशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से और इंश्योरेंस कंपनी को क्या मिलता है? ग्राहक मिलते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ता है। आपको बता दें जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI इन्होंने 2022 में ये प्रोविज़न लाया था बैंक इंश्योरेंस का। हाल ही में हमने ये भी देखा था, क्योंकि बात हो रही है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, हमने हाल ही में देखा था कि नागालैंड गवर्नमेंट ने भी एक MOU साइन किया है SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ।
Which NBFC has partnered with Chola MS to offer comprehensive motor and non-life insurance policies? व्यापक मोटर और गैर जीवन बीमा पॉलिसियों की पेशकश करने के लिए किस NBFC ने चोला MS के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी, महिंद्रा फाइनेंस। आपको जानना चाहिए चोला MS जनरल इंश्योरेंस और महिंद्रा फाइनेंस इन्होंने एक पार्टनरशिप साइन की है जिसके तहत कॉम्प्रिहेंसिव मोटर एंड अदर नॉन लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएंगे लगभग 10 मिलियन महिंद्रा फाइनेंस कस्टमर्स को। दिस पार्टनरशिप इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड Chola MS distribution network while providing Mahindra Finance customers with access to a wide range of insurance products। तो जो Mahindra Finance है, ठीक है, तो उसके कस्टमर्स को जो Chola MS जनरल इंश्योरेंस इनके प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाएंगे। Which small finance bank has signed bank assurance pact with Edelweiss Life Insurance? किस लघु वित्त बैंक ने एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक एश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको जानना चाहिए कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड CSFB और एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस इन्होंने एक बैंक एश्योरेंस टाई अप किया है। अगर हम कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, इसके MD एंड CEO सर्वजीत सिंह समरा है। हेडक्वार्टर्स जालंधर पंजाब में है। एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO सुमित राय है। Pine Labs owned Setu has partnered with which bank for UPI focused payments platform? Pine Labs के स्वामित्व वाली सेतु ने UPI केंद्रित भुगतान प्लेटफॉर्म के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक है। आपको जानना चाहिए पाइन लैब्स ओन्ड सेतु जो है पाइन लैब का प्रोडक्ट है, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। इन्होंने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फोकस्ड पेमेंट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बिजनेसेस एंड डेवलपर्स के लिए एक्सिस बैंक के साथ मिलकर। इस प्लेटफॉर्म का नाम है UPI सेतु। तो कई सारे UPI प्रोडक्ट्स की रेंज इसमें प्रोवाइड की जा रही है, जैसे बेसिक QR कोड पेमेंट्स, UPI ऑटो पे, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स एंड थर्ड पार्टी वैलिडेशन सर्विस। पाइन लैब्स के CEO B अमरीश राव हैं। विच कंपनी हैज लॉन्च द भारत मैन्युफैक्चरिंग फंड? किस कंपनी ने भारत मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। देखिए, PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन्होंने भारत मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया है। समीर बंसल MD एंड CEO हैं PNB मेटलाइफ के। जो PNB मेटलाइफ है, इसमें शेयर होल्डर्स की बात करें तो मेटलाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, M पालोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये सभी इसके शेयर होल्डर्स हैं। Which financial institution is providing financial support of $500 million for the Green National Highway Corridors projects in India? पूछ रहे हैं कि कौन सा वित्तीय संस्थान भारत में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक है। आपको जानना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। 781 किलोमीटर की इनकी लेंथ होगी। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ये बनने वाले हैं। और लोन असिस्टेंस कितनी है जो वर्ल्ड बैंक से मिल रही है? $500 मिलियन की। और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है? 1288.24 मिलियन $। तो मई 2026 तक ये जो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये पूरा हो जाएगा। According to the RBI, what amount is India's remittances expected to reach by 2029? RBI के अनुसार 2029 तक भारत का प्रेषण कितनी राशि तक पहुंचने की उम्मीद है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, $160 बिलियन। आपको जानना चाहिए कि आप जानते हैं कि भारत वर्ल्ड का लीडिंग सप्लायर है लेबर का, यानी कि भारत से लेबर फोर्स काफ़ी जाती है। जैसे आप देखिए, केरल से काफ़ी लोग बाहर जाते हैं, गुजरात से काफ़ी लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, यूपी से भी काफ़ी लोग बाहर जाते हैं। तो एज अ लेबर या फिर एज एन एम्प्लॉई आप कह सकते हैं। तो वो लोग जो पैसा बेचते हैं कमाने के बाद भारत में वापस, उसे रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में जो रेमिटेंस है 2029 तक ये $160 बिलियन तक पहुंच जाएगा, ऐसा कहा है। जबकि 2023 में ये $115 बिलियन था। ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस RCFA इसमें बताया गया है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि भारत हाईएस्ट रेमिटेंस रिसिपिएंट है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में जितना भी रेमिटेंस मिलता है उसमें 13.5% भारत का हिस्सा है। रेशियो ऑफ रेमिटेंसेस टू GDP फॉर इंडिया ये इंक्रीज हुआ है, 2.8% हो गया है।
मतलब 2.8% साथ 2000 में था, 2023 में बढ़कर ये 3.2% हो गया है। ठीक है, रेमिटेंसेस टू जीडीपी रेशो। और जो ग्रोस एफडीआई इनफ्लोज टू जीडीपी रेशो है उससे भी अबव है, 1.9 उससे अबव है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑन 24, हाउ मेनी ईयर्स could it take for India to reach a quarter of the United States per capita GDP at the current rate? विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार मौजूदा दर पर भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति जीडीपी के 1/4 तक पहुंचने में कितने साल लग सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 75 ईयर्स। आपको जाना चाहिए वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसमें बताया है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो पर कैपिटा जीडीपी है इसका अगर हम 1/4 भी पहुंचना चाहते हैं, 1/4 पहुंचना चाहते हैं, तो भारत को 75 साल लगेंगे अगर हम करंट रेट से चलते रहे। चाइना को 10 साल लगेंगे 1/4 पहुंचने में यूएस इनकम पर कैपिटा, और इंडोनेशिया को 70 ईयर्स लगने वाले हैं। 1990 से ही केवल 34 मिडिल इनकम इकोनॉमीज हाई इनकम इकोनॉमीज में शिफ्ट कर पाई हैं, और 2023 के अंत तक 108 कंट्रीज को मिडिल इनकम कंट्रीज के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। इसमें ही बताया गया है कि नीति आयोग का जो विकसित भारत है 2047 अप्रोच पेपर है, ठीक है, उसमें नीति आयोग ने कहा है कि भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, और पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, 18,000 यूएस डॉलर पर एनम। ठीक है, तो ये हमारी कितनी है, 3.36 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है। ये कितनी हो जाएगी, 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर की, और पर कैपिटा इनकम अभी कितना है, 2392 यूएस डॉलर पर एनम, और ये कितना हो जाएगा 2047 तक 18,000 यूएस डॉलर पर एनम। Which company has partnered with a UK-based development financial institution to raise long-term debt funds for its electric vertical portfolio? किस कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो के लिए दीर्घकालिक ऋण निधि जुटाने के लिए यूके स्थित डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मुथूट कैपिटल सर्विसेज। देखिए, मुथूट कैपिटल सर्विसेज ने यूके बेस्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप की है ताकि लॉन्ग टर्म डेट फंड्स रेज किए जा सके अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो को प्रमोट करने के लिए। और ये जो पूरे पार्टनरशिप है इसको फैसिलिटेट किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। डील साइज कितनी है, 100 करोड़ रुपीस की। Which company received the certificate of registration as a NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी फ्रॉम द RBI? किस कंपनी को RBI से NBFC निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी है, L&T फाइनेंस लिमिटेड। आपको जाना चाहिए जो L&T फाइनेंस लिमिटेड है इसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया है एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। देखिए, पहले ये NBFC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, अब क्या बन गई है, NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कंपनी का जो मर्जर हुआ इसकी होली ओन्ड सब्सिडरीज L&T फाइनेंस, L&T इंफ्रा क्रेडिट लिमिटेड एंड L&T म्यूचुअल फंड ट्रस्टेज लिमिटेड के साथ। तो इससे RBI को जो है लगा कि इसको जो है कन्वर्ट करना चाहिए NBFC इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी में, तो इन्होंने अप्लाई किया था L&T फाइनेंस लिमिटेड ने इसके लिए। What is the concessional interest rate provided to farmers for loans up to rupees 3 lakhs under the Modified Interest Subvention Scheme MISS? संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक के ऋण पर प्रदान की जाने वाली रियायती ब्याज दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 7%। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है MISS जिसे कहते हैं, इसे शॉर्ट टर्म लोन्स जो एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए लिया जा रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, तो इनके लिए भी इसको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को। नाउ फार्मर्स कैन नाउ अवेल ऑफ लोन्स अप टू 3 लाख at concessional interest rate. Under the scheme, farmers will get loans at a concessional interest rate of 7%. An additional interest subvention of 3% per annum is provided to farmers who repay loans on time. इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, एक एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए किसी किसान ने एग्रीकल्चर के लिए 2 लाख रुपए का लोन लिया, इंटरेस्ट रेट बैंक जो चार्ज कर रहा है 10% कर रहा है। इसका मतलब जो किसान है उसको 20,000 रुपये पर ईयर इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट सबवेंशन
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7% का प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो 7% का प्रोवाइड करा रही है, इसका मतलब अब किसान को केवल 14,000 रुपये पर ईयर देने पड़ेंगे। पहले कितने देने पड़ रहे थे बिना इंटरेस्ट सबवेंशन के? 20,000 रुपये पर ईयर। पर जब 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन या फिर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा रही है सरकार, तो 14,000 रुपये पर ईयर देना पड़ रहे हैं। अब इसमें कहा है यदि किसान अपने टाइम पर लोन चुकाते हैं तो उन्हें केवल 3% पर एनम ही देना पड़ेगा। तो 3% और आप कम कर लीजिए, इसका मतलब केवल अब जो है 7% पहले था, 3% को बढ़ लीजिए, केवल 4% इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसानों को, ठीक है। कहाँ पहले में 10% दे रहे थे 20,000 रुपये पर ईयर, अब उन्हें केवल 4% ही देना पड़ेगा, यानी कि 8,000 पर ईयर के हिसाब से वो इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो कितनी बचत हो गई? 8 अब दे रहे हैं और पहले देना पड़ रहा था 20, तो 12,000 रुपये की बचत यहाँ पर हुई है पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन टू लैंडिंग इंस्टीट्यूशन विल बी 1.5% फॉर 2024-25। जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक्स हो गए हैं सब, तो इनको भी जो इंटरेस्ट सबवेंशन है 1.5% प्रोवाइड कराएगा 2024-25 के लिए गवर्नमेंट। Which IIT delivered e-shoes for live location tracking to the Defense Research and Development Organization DRDO? किस IIT ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते वितरित किए? सही आंसर ऑप्शन है IIT इंदौर। आपको जाना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, इन्होंने 10 पेयर्स ऑफ ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर बेस्ड शूज सोल एनर्जी हार्वेस्टिंग यूनिट्स डिलीवर की है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO को, जिसके तहत जो जवान है उनकी लाइव लोकेशन भी ट्रैक हो सकती है और उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। इस तरह के शूज़ हैं और ये एनर्जी भी जनरेट करता है, जैसे जो ह्यूमन मोशन है उसके जरिए ये एनर्जी भी जनरेट कर सकता है ताकि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उनको चार्ज भी किया जा सकता है। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो कोर्स बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आप चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं 8448169188। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों और हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।